नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रवि पी तिवारी ऑफिशियल अर्थात टारगेट ऑन में। मेरा नाम है गौरव निरंजन। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, कक्षा 6 की एनसीईआरटी का पेज कवर है। यानी आप शायद इस बात को समझ रहे होंगे कि मैं आप सभी की मांग पर, बेहद मांग पर कहूं, बेहद मांग पर कक्षा 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी को विधिवत रूप से पढ़ाने चल रहा हूं, है ना। इस लेक्चर में मैं कक्षा 6 के पहले चैप्टर पर आपसे बात करने चल रहा हूं, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है पृथ्वी हमारा आवास। बिल्कुल बेसिक, है ना। एक क्लास स्टार्ट करने से पहले एक विचारधारा या एक विचार जो हमारे दिमाग में आता है, क्या जीएस यानी सामान्य अध्ययन को मजबूत करने के लिए एनसीईआरटी की आवश्यकता है, एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता है? तो इसका आंसर है यस। किसी भी एग्जाम में जीएस में बढ़िया स्कोर करने के लिए क्या एनसीईआरटी का अध्ययन करना आवश्यक है? इसका भी आंसर है यस। क्या बहुत अच्छे अंक या जीएस पर बहुत अच्छी कमांड बनाने के लिए क्या एनसीईआरटी का अध्ययन करना अनिवार्य है? इसका भी आंसर है यस। क्या करंट अफेयर्स के हर एक पहलू को, चाहे उसका सामाजिक पहलू हो, चाहे आर्थिक, चाहे राजनीतिक, चाहे सांस्कृतिक, कोई भी पहलू हो या विश्व की कोई भी घटना हो, विश्व मानचित्र हो, क्या इसके लिए एनसीईआरटी का अध्ययन करना आवश्यक है? तब भी आंसर होगा यस। आप सभी विद्यार्थी लंबे समय से विभिन्न अध्यापकों के माध्यम से एनसीईआरटी का अध्ययन किए भी हैं और लगातार कर भी रहे हैं। आज मैं आपको ये बात का विश्वास दिला रहा हूं कि यदि आपने मेरी पूरी श्रृंखला देखी, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की एनसीईआरटी जो मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूं, यदि आपने पूरा का पूरा देखा तो आप अपने आप को इस विषय में इतना पारंगत मानिएंगे, इतना मजबूत मानेंगे कि कोई भी एग्जाम होगा, कोई भी एग्जाम होगा, आप ज्योग्राफी के प्रश्न, भूगोल विषय के प्रश्न चुन चुन कर करके आएंगे। आप ढूंढेंगे कि प्रश्न आखिर है कहां, और निश्चित तौर पर अगर आप अध्ययन अच्छे से करेंगे तो आप उसका सही आंसर भी करके आएंगे, है ना। आइएगा, मैं प्रारंभ कर रहा हूं कक्षा 6 की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर। तो कक्षा 6 की एनसीईआरटी के अगर पहले चैप्टर की मैं बात करूं, पहले अक्षर का मतलब पहले चैप्टर से है, पहले चैप्टर की बात करूं तो ये पहला चैप्टर क्या है? सौरमंडल में हमारी पृथ्वी। हमारी पृथ्वी सौरमंडल में कहां है, क्या उसकी लोकेशन है, और पृथ्वी के साथ साथ जितने भी ग्रह हैं उन सभी के बारे में इस पहले चैप्टर में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये 8 चैप्टर है। सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, अक्षांश, देशांतर, पृथ्वी गतियां, मानचित्र, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, पृथ्वी के प्रमुख स्थलरूप, हमारा देश भारत, भारत जलवायु, वनस्पति और वन्यजीव। मैं कंप्लीट आपको कक्षा 6 की एनसीईआरटी कराने चला हूं, है ना। विधिवत रूप से, ईमानदारी के साथ और अनुशासन के साथ आपको इस क्लास को देखना है, ठीक है। आइएगा, बिना किसी देरी के मैं प्रारंभ करता हूं। एनसीईआरटी पढ़ाने का जो एक तरीका है वो मैंने ये अपनाया है कि मैं पूरी एनसीईआरटी को आपको नहीं पढ़ाऊंगा, मैं कीवर्ड पकड़ूंगा और उन कीवर्डों के माध्यम से ही आपको पूरी की पूरी विषय वस्तु समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। यहां पर देखिएगा, अगर कक्षा 6 की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊं तो सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आकाश में पहले एक या दो चमकते हुए बिंदु दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़ गए हों। इनमें से कुछ टिमटमाटे प्रतीत नजर आते हैं, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे इनमें से कुछ की टिमटमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। मतलब कि तारों की जो टिमटिमाहट है वो अलग अलग होती है। आगे वाले चैप्टरों में मैं पढ़ाऊंगा, किसी भी तारे की चमक उसकी तीव्रता को दर्शाती है। जिस तारे के पास जितनी ऊर्जा, उसकी टिमटिमाहट या उसकी चमकाहट उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। आगे समझिएगा, इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते होंगे। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में आपको दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देखते हैं। पूर्ण चंद्र को अगर मैं हिंदी में कहूं तो इसी को हिंदी में कहेंगे फुल मून। हिंदी में क्या कहेंगे? पूर्ण चंद्र। और पूर्ण चंद्र को अगर मैं इंग्लिश में कहूं पूर्ण चंद्र, पूर्ण चंद्र का मतलब हो गया आपका फुल मून। और जब भी आप फुल मून को देखेंगे बेटा, जब भी आप फुल मून को देखेंगे, इसी अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? इसी अवस्था को हम पूर्णिमा कहते हैं। इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा। और पूर्णिमा अगर शब्द को आप गौर से देखिएगा तो इसमें एक शब्द आता है पूर्ण। जब चंद्रमा अपने वास्तविक पूर्ण रूप में दिखाई दे, उसी को हम पूर्णिमा कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णिमा।
देखिए क्या लिखा है, आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार ही देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्र वाली रात या पूर्णिमा कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्णिमा कहलाती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। चंद्रमा का आकार हमेशा एक समान नहीं रहता है। और चंद्रमा का आकार हमेशा एक समान क्यों नहीं रहता है? क्योंकि चंद्रमा एक उपग्रह है जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। कि जितने भी ग्रह हैं या जितने भी उपग्रह हैं उनकी स्वयं की कोई ऊर्जा नहीं है, स्वयं की कोई ऊष्मा नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जब चंद्रमा सूर्य के सम्मुख होता है तो पूरा दिखाई देता है, और जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो वो हमें नहीं दिखाई देता है, वो ढक जाता है ना। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि चंद्रमा की अलग अलग स्थितियां होती हैं, और चंद्रमा की इन अलग अलग स्थितियों हमको चंद्रकला कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रकला। एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। इस डायग्राम को पहले आप देखिएगा। ये डायग्राम अगर आप देखेंगे तो इसमें चंद्रमा की अलग अलग सिचुएशन बताई गई है। जैसे यहां पर आप अगर देखिएगा, यहां पर फुल मून लिखा है अर्थात पूर्ण चंद्र। फुल मून लिखा है अर्थात यहां पर लिखा है पूर्ण चंद्र। पूर्ण चंद्र का मतलब आपका बेटा जी पूर्णिमा हो गया। पूर्णिमा का मतलब है पूरा चंद्रमा दिखाई देगा। अब चंद्रमा का आकार धीरे 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 क्या होता जाएगा? चंद्रमा का आकार अगर आप देख पा रहे होंगे धीरे धीरे कम होता जाएगा। 15 दिन के बाद चंद्रमा आपको नहीं दिखाई देगा। जब चंद्रमा आपको नहीं दिखाई देगा तो इसी को हम अमावस्या कहेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं? इसको हम अमावस्या कहते हैं। और अमावस्या के बाद हमें चंद्रमा का छोटा सा आकार दिखने लगता है, इसलिए अमावस्या से हम काउंटिंग करना प्रारंभ कर देते हैं, और अमावस्या के चांद को हम नए चंद्रमा की संज्ञा दे देते हैं। अमावस्या के चांद को हम क्या कह देते हैं? नए चंद्रमा की रात कह देते हैं। देखिएगा यहां पर लिखा है 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि अर्थात अमावस्या होती है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे अमावस्या क्या है, जब हमें चंद्रमा न दिखाई दे, अमावस्या है। पहली रात कौन सी होती है? पूर्णिमा के बाद की जो पहली रात है वो क्या है? वो अमावस्या है। यानी पूर्णिमा का चांद जब धीरे 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 समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद जो हमें चंद्रमा दिखाई देगा वो पहला चंद्र होगा। क्या होगा? पहला चंद्र। यही इसमें लिखा है। यदि आप इसे नहीं देख सकते, यह नए चंद्रमा की रात्रि होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अच्छे से क्या कर सकते हैं? अवलोकन। आप आसमान का अवलोकन कब कर पाएंगे? कब कर पाएंगे? जब आसमान एकदम साफ रहेगा, है ना। अब समझिएगा, ये न्यू मून हो गया अर्थात अमावस्या हो गई। उसके बाद धीरे 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 चंद्रमा का आकार क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। ये तो एक ऐसा डायग्राम है जो आपको मैं जिसके माध्यम से समझाया हूं। अब इसी के अंतर्गत कुछ और चीजों को आप समझने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मैंने यहां पर एक डायग्राम बनाया है। ये पूरा चंद्रमा है। जब चंद्रमा का आकार हमें पूर्ण दिखाई दे, जब चंद्रमा का आकार क्या हो? चंद्रमा पूर्ण हो। तो जब चंद्रमा पूर्ण होता है तो इसी को हम पूर्णिमा कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। हिंदी में इसे मैंने क्या नाम दिया? हिंदी में इसे मैंने नाम दिया फुल मून। इसे हम कहते हैं फुल मून। अब धीरे 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 चंद्रमा के आकार में कमी आएगी। चंद्रमा का आकार धीरे धीरे घटने लगेगा। पूरा चंद्रमा, उससे छोटा चंद्रमा, और उससे छोटा चंद्रमा, और उससे छोटा चंद्रमा, ऐसे 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 15 दिन के बाद हमें चंद्रमा नहीं दिखाई देगा। तो जब चंद्रमा का आकार धीरे 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 घटते घटते एक दिन ऐसा आएगा जब आपको चंद्रमा नहीं दिखाई देगा, तो उसी को आप अमावस्या की काली रात कहेंगे। क्या कहेंगे? अमावस्या की काली रात कहते हैं, अमावस्या कहते हैं। अमावस्या के बाद पुनः क्या होता है? पुनः धीरे 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 चंद्रमा के आकार में पुनः वृद्धि होने लगती है, जैसे कि इस मानचित्र में या इस चित्र में आपको दिखाया गया। फुल न्यू मून हो गया अर्थात अमावस्या। अब धीरे धीरे चंद्रमा का आकार बढ़ेगा, फुल मून आएगी, फिर धीरे धीरे चंद्रमा का आकार घटेगा। तो जब चंद्रमा का आकार धीरे धीरे बढ़ रहा है, जब चंद्रमा का आकार धीरे धीरे बढ़ रहा है तो इसी को हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे? शुक्ल पक्ष। अब इसी को एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि जब चंद्रमा के आकार में धीरे धीरे वृद्धि होती है, या जब चंद्रमा का जब अमावस्या से हम पूर्णिमा की रात की ओर जाते हैं, अमावस्या से पूर्णिमा की ओर जाते हैं, तो यह कौन सा पक्ष होता है? तो आप कहेंगे शुक्ल पक्ष होता है। 14 या 15 दिन का। कितने दिन का? 14 या 15 दिन का ये हो जाएगा। और जब चंद्रमा का आकार धीरे 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 कम हो रहा है तो इसे हम कहते हैं कृष्ण पक्ष।
यह भी कितने दिन का होगा, यह भी 14 से 15 दिन का होगा। कारण क्योंकि पृथ्वी जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 29 दिन या कहीं कहीं पर आप 28.5 दिन भी लिखा हुआ देखेंगे। 28.5 से 29 दिन में पूरी परिक्रमा कर लेता है। और एक माह में एक अमावस्या होगी और एक माह में एक क्या होगी, पूर्णिमा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा अमावस्या से पूर्णिमा की ओर जा रहे हैं, कौन सा पक्ष है? आप कहोगे बेटा जी शुक्ल पक्ष है। और पूर्णिमा से यदि हम अमावस्या की ओर जा रहे हैं तो कौन सा पक्ष है? तो आप कहेंगे सर ये कृष्ण पक्ष है। समझ गए? तो फुल मून यानी पूर्णिमा और न्यू मून का मतलब क्या है? न्यू मून का मतलब है अमावस्या। जो अमावस्या का चांद होगा वही पहली रात्रि का चांद होगा। चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं, इस पीडीएफ को देखिएगा, आगे बढ़ रहा हूं। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का एक अच्छा सा अवलोकन कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं? चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय हमें आसमान में दिखाई देती हैं, उन सभी को हम खगोलीय पिंड कहते हैं, है ना। तो अंतरिक्ष में जो कुछ भी है, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय हम आसमान में देख पाते हैं या चमकती हैं, उन सभी को हम क्या कहते हैं? उन सभी को हम खगोलीय पिंड कहते हैं। अब यहां पर एक एग्जामिनर बड़ा क्वेश्चन पूछता है। यहां पर लिखा है कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? खगोलीय पिंड कहा जाता है। जबकि एनसीईआरटी के अलावा अब अन्य किताबों में लिखा हुआ देखेंगे कि कुछ ऐसे भी खगोलीय पिंड हैं जिनके पास स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है और वो चंद्रमा, सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं, तो उनको कभी ना कभी तो वो चमकेंगे ना। तो इस अंतरिक्ष में, हमारे अंतरिक्ष में जो भी पिंड हैं वो सारे के सारे आपके क्या रहेंगे? खगोलीय पिंड कहलाए जाएंगे या खगोलीय पिंड हम उनको कहेंगे। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को हम क्या कहते हैं? तारा। सूर्य भी एक तारा है, याद रखिएगा, सूर्य एक तारा है। तारे की डेफिनेशन क्या है? जिनके पास स्वयं की अपनी ऊर्जा हो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम तारा कहते हैं, स्टार कहते हैं। आगे बढ़ता हूं, 2 पीएचडीएफ इनके आगे बढ़ता हूं। देखो, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को देखते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नक्षत्र मंडल। अर्सा मेजर या बिग वियर इस प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। तो अर्सा मेजर अगर आपसे पूछे अर्सा मेजर क्या है, तो आप कहेंगे एक प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। इसी प्रकार का नक्षत्र मंडल है, बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल सप्तऋषि है। सप्त मतलब 7, ऋषि मतलब 7। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही भाग है। आपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि आपको वो है आसमान में तारों और नक्षत्र ग्रहों के बारे में बताए। तो यहां पर देखिएगा, चलो आगे बढ़ता हूं, फिर इस डायग्राम को समझाता हूं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से ही करते थे। उत्तर दिशा में आप सभी जानते हैं ध्रुव तारा होता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 यानी इसमें आपको दिखाया गया है। सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारा को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक अगर रेखा खींची जाए, ये एक बिटिया है, एक बच्ची है, और यहां पर 2 स्टारों को मिलाते हुए अगर एक रेखा खींची जाए तो ये रेखा ध्रुव तारे की ओर इंगित करती है। किसकी ओर इंगित करती है? ध्रुव तारे। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, यदि ध्रुव तारे को देखना है तो हमें किस नक्षत्र मंडल के तारे को देखना होगा? तो सप्तऋषि तारे मंडल को हमें देखना होगा। और याद रखना, जो सप्तऋषि है वो अर्सा मेजर का ही भाग है। किसका भाग है? अर्सा मेजर का ही भाग है। एनसीईआरटी की पूरी लाइनें लिखी पूछ लेता है एग्जामिनर, पूरी की पूरी लाइन लिखी हुई आपसे पूछ लेता है ना। तो लाइनों पर बहुत ध्यान देना है आपको। सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारे को आपस में मिलाते हुए काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करती है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश में ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंडों को हम ग्रह कहते हैं। ग्रह की नई डेफिनेशन क्या है? मैं एनसीईआरटी के साथ साथ मेरे पास किताबों से अर्जित किया हुआ जो भी ज्ञान है मैं आपको वो भी साझा करते हुए चलूंगा। अगर पूछा जाए कि सर ग्रह किसे कहते हैं, तो ग्रह ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, इनका अपना कोई प्रकाश नहीं, और सूर्य की परिक्रमा करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, सूर्य की परिक्रमा ये दीर्घवृत्ताकार मार्ग में करते हैं। किस मार्ग में करते हैं? तो दीर्घवृत्ताकार मार्ग में करते हैं। अब जल्दी से मेरे साथ बोलिएगा, ग्रह किसे कहेंगे? जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाए।
दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में परिक्रमा लगाएं और जिनके पास स्वयं का प्रकाश ना हो बल्कि ये सूर्य के प्रकाश से ही क्या हो, प्रकाशित हो, तो वो क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, ग्रह अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्लैनेट कहते हैं। ग्रीस भाषा के प्लेनेटाई चारों ओर घूमने वाले हैं। एक मिनट रुकिएगा, ग्रीन भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है प्लैनेट, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। तो प्लेनेट का अर्थ क्या है, जो चारों ओर घूमे। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की जैसे प्रतीत हमें चमकती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं, ये सारी चीजें आप जानते हैं। यहां पर एक डायग्राम लगाया गया है जिसमें बताया गया है, ये मैंने नहीं लगाया है, ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। यहां पर मैं कुछ आपको बेसिक चीजें भी समझाऊंगा। दो प्रकार की गति होती है, अगले चैप्टर में भी मैं आपको समझाऊंगा। दो प्रकार की, कोई भी ग्रह है, ग्रह की गति की बात करें तो ग्रह दो प्रकार से मोशन करता है, दो प्रकार से गति करता है। एक गति होती है उसकी कौन सी गति, एक गति होती है किसी भी ग्रह की, एक गति होती है जिसको आप कहते हैं घूर्णन गति। क्या कहते हैं, घूर्णन गति, जिसके कारण दिन और रात होते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसलिए हम इसे दैनिक गति भी कहते हैं। और दूसरी गति जो होती है, इस गति का नाम है परिक्रमण गति। आगे आपको मिलेगा, मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा हूं। परिक्रमण गति का मतलब क्या है, जब कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाए तो उसे हम उस ग्रह की परिक्रमण गति कहते हैं। जब कोई ग्रह अपने ही अक्ष पर परिक्रमा करे तो उसे उस ग्रह की हम दैनिक गति या फिर घूर्णन गति के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे, घूर्णन गति के नाम से जानेंगे। यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां पर बेटा जी ये हमारा सन है। मैं आपसे कह रहा हूं कि बेटा ये हमारा क्या है, ये हमारा सूर्य है, सन है। सूर्य से अगर मैं दूरी के बढ़ते हुए, सूर्य से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अगर मैं ग्रहों का क्रम व्यवस्थित करूं तो सबसे पहले सूर्य के सबसे पास में जो ग्रह है उस ग्रह का नाम बुध है। बुध के बाद जो दूसरा ग्रह मिलेगा उस दूसरे ग्रह का नाम शुक्र है। शुक्र के बाद अगला ग्रह मिलेगा जिसका नाम पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद अगला ग्रह मिलेगा और इस ग्रह का नाम मंगल है। मंगल के बाद अगला ग्रह मिलेगा हमें जिसका नाम क्या है, जिसका नाम बृहस्पति है। बृहस्पति के बाद अगला ग्रह हमारा शनि है। शनि के बाद अगला ग्रह मिल जाएगा जिसका नाम अरुण है। और अरुण के बाद जो हमें ग्रह मिलेगा उस ग्रह का नाम है वरुण। तो मैंने आपके सामने एक सीक्वेंस लिखा है, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रह, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रह। क्या जरूरत थी सर इसको लिखने की, लिखा तो है ही पहले से, इस डायग्राम में लिखा है, मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी एक बार मैं लिख रहा हूं, है ना, मुझे मालूम है, फिर भी एक बार मैं लिख रहा हूं। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में मैंने ग्रह लिखे। अच्छा ये बताइएगा, जो सूर्य के सबसे पास में होगा वो सूर्य के परिक्रमा सबसे पहले लगाएगा और जो सूर्य के सबसे दूर होगा वो सूर्य की परिक्रमा सबसे बाद में लगाएगा। परिक्रमा जो जब कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उस गति को हम परिक्रमण गति कहते हैं। और परिक्रमण गति में लगने वाले समय को हम परिक्रमण काल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, परिक्रमण काल। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो ग्रह सूर्य के सबसे पास में है वो सूर्य की परिक्रमा सबसे पहले लगाएगा, यानी उसका परिक्रमण काल सबसे छोटा होगा। जैसे जैसे सूर्य से दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे परिक्रमण काल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इसको मैं ऑब्लिक करके ऐसा भी लिख सकता हूं, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रह ऑब्लिक बढ़ते हुए परिक्रमण काल के क्रम में ग्रह, बढ़ते हुए परिक्रमण काल के क्रम में, परिक्रमण काल के क्रम में बढ़ते हुए परिक्रमण काल के क्रम में ग्रह। एक ही बात है। चलो, बुध ग्रह का परिक्रमण काल सबसे कम है। अगर इस मानचित्र में देखिएगा तो बुध ग्रह लिखा है, सूर्य के चारों ओर एक इसकी परिक्रमा कितने दिन की, 88 दिन की है और अपने अक्ष पर ये मात्र 59 दिन में परिक्रमा पूरी करता है। तो यहां पर बुध ग्रह की जो परिक्रमण काल है, परिक्रमण काल लिख रहा हूं मैं, यहां पर सभी का मैं क्या लिख रहा हूं, परिक्रमण काल। समझना अच्छे से,
आपको याद नहीं करना है इसलिए मैं ऐसा समझा रहा हूं। यहां पर मैं परिक्रमण काल लिख रहा हूं। बुध ग्रह का परिक्रमण काल कितना है? 88 दिन का है। ये 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। और अगर मैं इसके घूर्णन काल की बात करूं कि इसका घूर्णन काल कितना है, घूर्णन काल कितना है, तो देखो घूर्णन काल समझो, अच्छे समझना मैं क्या समझा रहा हूं। घूर्णन काल यानी अपने, घूर्णन काल का मतलब क्या है पहले तो ये समझो। घूर्णन काल मतलब अपने अक्ष पर गति, अपने अक्ष पर गति, अपने अक्ष पर गति। आप मेरा विश्वास कीजिएगा बस, मैं आपको एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के साथ साथ जो भी बेसिक कंसेप्ट है मैं इतने बढ़िया तरीके से आपको समझा सकता हूं कि आप दोबारा कभी नहीं भूलेंगे। हो सकता है समय लगे, हो सकता है लेक्चर बनाने मुझे समय लगे, लेकिन आप पूरा अगर देखेंगे तो आपको बहुत बढ़िया से कमांड आपकी बन जाएगी। तो बेटा घूर्णन गति का मतलब क्या है? इंग्लिश में हम रोटेशन मोशन बोलते हैं इसे, है ना, रोटेशन बोलते हैं इसको हम, रोटेशन और उसको रेवोल्यूशन। ठीक है, चलिए अपने अक्ष पर गति, जब कोई ग्रह अपने अक्ष पर गति करता है, अपने अक्ष पर गति या अपने अक्ष पर चक्कर लगाना, ये जानना सही है, अपने अक्ष पर चक्कर लगाना। तो जब कोई ग्रह अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है, लगाना, वो कौन सी गति? उसकी घूर्णन गति। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, चक्कर लगाना, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, वो कौन सी गति है? तो आप कहोगे वो है परिक्रमण। तो मैंने यहां पर लिखा कि बुध ग्रह की परिक्रमण गति कितनी है, परिक्रमण काल कितना है, यानी जब सूर्य के चारों ओर कितने दिन में परिक्रमा कर रहा है? 88 दिन। और घूर्णन काल, तो आप कहोगे गुरुजी इसका घूर्णन काल है 59 दिन। मतलब बुध ग्रह अपने अक्ष पर 59 दिन में घूमता है पूरा, और ये अपने मतलब सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में लगाता है? आप कहोगे 88। इसके आगे बढ़ता हूं। अगर मैं शुक्र ग्रह की बात करूं, अगर मैं दूसरे ग्रह की ओर बढ़ूं और शुक्र ग्रह की बात करूं, ये है शुक्र, ये इंग्लिश में बुध को मरकरी कहते हैं, शुक्र। शुक्र ग्रह की बात करूं तो इसका परिक्रमण काल 255 दिन है, 255 दिन का होता है। तो 255 दिन का परिक्रमण काल है, 255 दिन। और घूर्णन कितने समय का है? तो इसका घूर्णन भी याद रखना है, 243 दिन का है। कितने का है? 243 दिन। मैं सबका लिखता चल रहा हूं, ऐसे ही आपको मैं समझाना क्या चाहता हूं अभी आएगा। पृथ्वी का जो परिक्रमण काल है, पृथ्वी कितने दिन में सूर्य की परिक्रमा करती है? 365 सही 1/4 दिन में, 365 दिन प्लस 6 घंटे में करती है। अपने अक्ष पर परिक्रमा कितने दिन में करती है? 1 दिन में, 1 दिन अर्थात 24 घंटे में अपने अक्ष पर परिक्रमा करती है। परिक्रमण काल 365 दिन, और अपने अक्ष पर जो घूर्णन करती है वो कितने दिन में? 1 दिन में। मंगल, अब जाहिर सी बात है कि जितने भी ग्रह आएंगे, जितने भी ग्रह आएंगे पृथ्वी के बाद, उन सभी का परिक्रमण काल धीरे 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 बढ़ता जाएगा। तो आप देखो परिक्रमण, जैसे जैसे सूर्य से दूरी बढ़ रही है परिक्रमण काल तो बढ़ रहा है, लेकिन घूर्णन काल नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ेगा भाई? घूर्णन का मतलब क्या है? अपने अक्ष पर घूमना, और परिक्रमण का मतलब क्या है? सूर्य के चारों ओर घूमना। तो अगर एग्जामिनर आपसे या कोई भी इंसान आपसे पूछे क्या सूर्य के चारों ओर घूमने से परिक्रमण काल पर कोई प्रभाव पड़ेगा? आपको पड़ेगा। जो पास में है उसका परिक्रमण काल सबसे छोटा, जो दूर है उसका परिक्रमण काल सबसे बड़ा। लेकिन घूर्णन काल पर इससे कोई लेना देना नहीं, घूर्णन काल का इससे कोई लेना देना नहीं, याद रखना। आगे बढ़ रहा हूं मैं, मंगल ग्रह की बात करता हूं। तो मंगल ग्रह 387 दिन में, 387 मंगल 387 सॉरी 387 नहीं 687 दिन में ये सूर्य की परिक्रमा करता है, और अपने अक्ष पर कितने दिन में घूमता है? 1 दिन में घूमता है। इसी प्रकार अगर मैं बृहस्पति ग्रह की बात करूं तो बृहस्पति ग्रह जो है 11 साल 11 महीने 12, है ना, लगभग 12 साल में सूर्य की परिक्रमा करता है। कितने साल? 12 वर्ष, 12 साल में सूर्य की परिक्रमा करता है। उसके बाद मैं अगर इसके परिक्रमण काल की बात करूं कि बृहस्पति ग्रह का परिक्रमण काल कितना है, तो 9 घंटे 56 मिनट का है, लगभग कितने घंटे? 9 घंटे 56 मिनट का इसका क्या है? तो आप कहोगे गुरुजी ये इसका घूर्णन काल हो गया। शनि ग्रह की मैं बात करूं, याद नहीं करना है, याद नहीं करना है, 29 साल 5 महीने में परिक्रमा करता है। कितने? शनि 29 साल 5 महीने, 29 साल 5 माह में ये सूर्य की परिक्रमा करता है। और अगर मैं इसके घूर्णन की बात करूं, शनि ग्रह घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट में पूरा करता है। कितने दिन में, कितने समय में? 10 घंटे 40 मिनट, 10 घंटे 40 मिनट।
ए बेटा दिन, चलो ठीक है, दिन लिख दे रहा हूं या मिनट लिख दे रहा हूं, यहां पर मिनट लिख दूं तो ज्यादा सही है। 9 घंटे 56 मिनट। और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 10 घंटे 40 मिनट में। अरुण ग्रह की अगर मैं बात करता हूं, अरुण अरुण यानी यूरेनस, ये लगभग 84 साल में सूर्य की परिक्रमा करता है। कितने सालों में? 84 सालों में सूर्य की परिक्रमा करता है, 84 साल। और अपने अक्ष पर परिक्रमा करता है लगभग 11 हावर्स में, 11 हावर्स यानी 11 घंटे में अपनी परिक्रमा करता है ना। मिनट भी है 11 घंटे, सॉरी 17 घंटे 14 मिनट है, मैं लिख दे रहा हूं, करेक्शन कर दे रहा हूं। क्या है? 17 घंटे, 17 घंटे में कितने समय में? 17 घंटे में परिक्रमा करता है, 17 घंटे कुछ मिनट है। उसके बाद आगे बढ़ता हूं, अब इंपॉर्टेंट है, अब इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है वरुण। वरुण 164 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है। कितने समय में? 164 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करेगा वरुण। 164 वर्ष या साल में सूर्य की परिक्रमा करेगा। और अपने अक्ष पर परिक्रमा कितने समय में करेगा? तो अपने अक्ष पर करता है 16 घंटे 7 मिनट, 16 घंटे 7 मिनट में करता है, याद रखना। कितने घंटे? 16 घंटे 7 मिनट में करेगा। ठीक है, इसको ऐसी सारणी याद नहीं करना, याद नहीं करना, मैं फिर से कह रहा हूं। जैसे जैसे सूर्य से दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे परिक्रमण काल क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। अगर आपसे पूछे सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह, आप सभी जानते हैं इसको, ए है सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह, नजदीक है, ये तो आपको समझ में ही आ रहा है। जो सूर्य के सबसे नजदीक है उसी का परिक्रमण काल सबसे छोटा है, याद रखेंगे। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। इसी में नीचे एक और लिखा है कि जो शुरुआत के 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन ग्रहों को हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। ये सूर्य के नजदीक हैं और ये चट्टानों से निर्मित हैं। तो यहां पर याद रखना है अगला पॉइंट आपको कि ग्रह को कितने श्रेणी में बांटा गया? ग्रह को 2 भागों में बांट दिया गया। ग्रह को, प्लैनेट को कितने भागों में बांट दिया गया? 2। एक होते हैं आंतरिक ग्रह, एक कौन से ग्रह हैं? आप कहोगे आंतरिक ग्रह। और आंतरिक ग्रह के अंतर्गत कौन आते हैं? तो आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आता है आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आते हैं। ये आंतरिक ग्रह हैं और ये चट्टानों से निर्मित हैं। किससे निर्मित हैं? चट्टानों से निर्मित हैं, चट्टानों से निर्मित हैं, याद रखोगे। दूसरे ग्रह होते हैं वाह्य ग्रह। दूसरे ग्रह कौन से ग्रह हैं? तो इन ग्रहों को हम कहते हैं वाह्य ग्रह। और वाह्य ग्रह की अगर मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे? तो इसके अंतर्गत आ जाएगा बृहस्पति। कौन सा हो गया? बृहस्पति हो गया। बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, और अरुण के बाद वरुण, अरुण के बाद वरुण। ये सभी ग्रह जो हैं इन बाह्य ग्रह हैं। और याद रखेंगे यह गैसों से निर्मित है। यह किससे निर्मित है? गैसों से निर्मित है। किससे निर्मित है? गैसों से निर्मित है, याद रखना इसी बात को, इस बात को याद रखना है। बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति ग्रह पर अगर मैं बात करूं SO2 की अधिकता है। किसकी अधिकता है? SO2 की अधिकता है। सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता है किस ग्रह पर? बृहस्पति ग्रह पर। किस ग्रह पर? अरुण की बात करूं, अरुण ग्रह पर मिथेन CH4, CH4 की अधिकता है, CH4 की अधिकता है, याद रखना है। अब अधिकता है शनि ग्रह पर अमोनिया की अधिकता है। शनि ग्रह पर किसकी अधिकता है? अमोनिया की अधिकता है, याद रखना है। किसकी अधिकता है? अमोनिया। तो ये ग्रह जो है वो किससे निर्मित है? गैसों से निर्मित है, याद रखना। और ये किससे निर्मित है? ये भारी चट्टानों से निर्मित है। किससे? भारी चट्टानों से। क्लियर है मेरी बात? आगे बढ़ रहा हूं मैं। मैंने आपसे क्या कहा कि आपको मैं किताबी ज्ञान के साथ साथ बाहरी दुनिया का जो ज्ञान है, अन्य किताबों से जो मैंने ज्ञान अर्जन कर रखा है, वो भी मैं आपको समझाते हुए चलूंगा। सौर मंडल, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। और उसे हम सौर मंडल नाम दे देते हैं, जिसका मुखिया कौन है? सूर्य। सूर्य ही संपूर्ण ब्रह्मांड में ऊर्जा का स्रोत भी है। यहां पर सूर्य अर्थात सन के बारे में लिखा है। सन के बारे में क्या लिखा है देखिएगा,
सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसके अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर पाते क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15,000 किलोमीटर दूर है। याद रखना है, जो सूर्य है, सूर्य के केंद्र में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। 2 हाइड्रोजन परमाणु मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 2 हाइड्रोजन परमाणु मिलते हैं और किसका निर्माण करते हैं? हीलियम का। और क्या बाहर निकलते हैं? एनर्जी को बाहर निकलते हैं, जिसको हम कहते हैं सोलर एनर्जी। जिसको हम क्या कहते हैं? सोलर एनर्जी। सौर प्रकाश के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, किसके नाम से जानते हैं? सौर प्रकाश। जब किसी के नाभिक में 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े तो उसको हम संलयन की प्रक्रिया, जब भी जुड़े तो संलयन, अलग हो तो विखंडन। तो आपसे अगर कोई पूछे कि सूर्य के पास ऊष्मा आई कहां से, तो सूर्य का अध्ययन बहुत व्यापक है। आगे पढ़ेंगे हम खगोलजी में, सूर्य का अध्ययन बहुत व्यापक है। केवल अभी एनसीईआरटी की तर्ज पर मैं चला हूं। तो सूर्य के नाभिक में 2 हाइड्रोजन परमाणु मिलते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, 1 और 1 मिलेंगे तो 2 बन जाएगा। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। जब 2 हाइड्रोजन मिलते हैं तो एक हीलियम का निर्माण होता है और साथ ही साथ ऊर्जा बाहर निकलती है, जिसे आप सोलर एनर्जी कहते हैं। इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया कहा जाता है। तो सूर्य के नाभिक में नाभिकीय संलयन होता है, जिससे ऊर्जा का निष्कासन होता है। ग्रह क्या है? हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार उनका क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण और नेपच्यून। अब यूरेनस मतलब अरुण हो गया और नेपच्यून मतलब वरुण हो गया। सूर्य से इनकी दूरी के अनुसार क्रम अंग्रेजी में ग्रहों को याद रखने का एक आसान तरीका है। माई, एम से मरकरी, वेरी से वी से आपका क्या हो जाएगा? वीनस। इफिशियंसी से क्या हो जाएगा? अर्थ हो जाएगा। एम से मदर से एम मतलब मार्स हो गया। जस्ट से जे से जुपिटर हो गया। सर्वड से सैटर्न हो गया शनि। अस से यू से यूरेनस हो गया और नट से क्या हो जाता है? नेपच्यून हो जाता है। ठीक है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का परिक्रमा लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार मार्ग में फैले, मैं पढ़ा चुका हूं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कक्षा कहते हैं। अगर मैं आपसे यहीं पर एक बात पूछूं कि किस ग्रह की कक्षा सबसे लंबी है या किस ग्रह की कक्षा सबसे बड़ी, जो सबसे दूर है, और सबसे दूर कौन है? वरुण। तो वरुण की कक्षा सबसे बड़ी और सबसे छोटी कक्षा किसकी? तो आप कहोगे सबसे छोटी कक्षा सर शुक्र की होगी, बुध की होगी, क्योंकि बुध सूर्य के सबसे पास में है। ठीक है। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर का एक चक्कर लगाने में केवल इसे 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। पृथ्वी के इसे हम बहन भी कहते हैं। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ की 2006 में एक बैठक हुई जिसमें यम अर्थात प्लूटो ग्रह को क्या कर दिया गया? ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया और उसे बौने ग्रह के श्रेणी के अंतर्गत शामिल कर दिया गया। पृथ्वी, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। यहां पर आप देख सकते हैं जैसे जैसे सूर्य से दूरी बढ़ेगी तो बुध, शुक्र, पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरे स्थान पर है, लेकिन आकार के माध्यम से 5वां। सबसे बड़ा आकार बृहस्पति का, फिर शनि का, फिर अरुण का, फिर वरुण का। 5वें नंबर पर पृथ्वी, 6ठे नंबर पर शुक्र पृथ्वी की बहन, फिर मंगल और फिर कौन है? फिर बुध है। फिर कौन हो जाएगा? फिर आपका बुध हो जाएगा। एनसीईआरटी को ऐसे ही पढ़ना है आपको। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी है, यही कारण है इसे हम जियोड बोलते हैं। GEOID, जियोड बोलते हैं, यानी भूआब कहते हैं। भूआब का अर्थ है पृथ्वी के समान का आकार। भूआब का अर्थ क्या है? पृथ्वी के समान का आकार। याद रखिएगा, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही है, इसलिए पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अत्यधिक गर्म है और ना ही अत्यधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और इसलिए पृथ्वी पर क्या है? जीवन संभव है। पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हमारी नीली दिखाई देती है और नीली इसलिए दिखाई देती है क्योंकि पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर क्या पाया जाता है? जल। इसलिए पृथ्वी को हम नीला ग्रह के नाम से भी संबोधित करते हैं। ये सारी बातें हम जानते हैं। चंद्रमा, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। उपग्रह को चंद्रमा के नाम से भी जानते हैं। उपग्रह को इंग्लिश में सैटेलाइट कहते हैं, है ना। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है।
यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है ना। एक चित्र लिया गया है पृथ्वी से चंद्रमा का, यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर क्या है दूर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन, कहीं कहीं पर 27, एनसीईआरटी को ही मानिए, कहीं पर 28.5, कहीं पर 29 भी आपको दिया जाएगा, 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देगा। चंद्रमा भी पर चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी भी चक्कर लगा रही है, इसलिए वो समांतर चक्कर होने के कारण हम चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को आप देख सकते हैं। पूर्णिमा में हमें चांद कैसा दिखाई देता है, पूरा दिखाई देता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। बूझ और पहेली दो आते हैं। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। प्रकाश वर्ष में मापा जाता है ना। रोचक तथ्य क्या है, नील आर्मस्ट्रांग पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 31 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। क्या कोई भारतीय भी है जो चंद्रमा पर गया है? आपको कमेंट करके बताना है। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? इनको इंग्लिश में हम एस्ट्रॉयड बोलते हैं, एस्ट्रोनॉइड नहीं बोलते हैं, एस्ट्रॉयड बोलते हैं। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। सामान्यतः क्षुद्र ग्रह 2 ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। एक का नाम मंगल है, जिसे हम लाल ग्रह की संज्ञा देते हैं, और दूसरे का नाम बृहस्पति है। तो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य में जो छोटे छोटे खगोलीय पिंड पाए जाते हैं, इन खगोलीय पिंडों को ही हम क्या कहते हैं? इन खगोलीय पिंडों को ही हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, बृहस्पति और मंगल ग्रहों के मध्य में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग हैं जो कि बहुत पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। उल्कापिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को हम क्या कहते हैं? उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल भी जाते हैं। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि वायुमंडल की वह कौन सी परत है जहां पर उल्कापिंड सामान्यतः आकर जल जाते हैं, है ना। फलस्वरूप ये जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्कापिंड बिना जले बिना हमारी पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर क्या पड़ जाते हैं? गड्ढे बन जाते हैं, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। खुले आकाश में एक और दूसरी ओर तब फैली हुई सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा जाता है। यह असंख्य तारों का समूह है, जिसे हम आकाशगंगा अर्थात मिल्की वे कहते हैं। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ गया। आकाशगंगा करोड़ों तारों और बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रणाली की असंख्य आकाशगंगाएं मिलकर हमारे यूनिवर्स अर्थात ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और ब्रह्मांड व्यापक है। पूरे भूगोल में एकमात्र ऐसा टॉपिक है ब्रह्मांड, जिसके बारे में आज भी कई सारे रोचक तत्व हमारे तक यानी हमारे वैज्ञानिकों को अभी तक हासिल नहीं हुए हैं, और लगातार इस पर खोज चल रही है, लगातार इस पर अन्वेषण हमारे वैज्ञानिक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से आगे बढ़ते हैं। कक्षा 6 की एनसीईआरटी का ये पहला चैप्टर समाप्त होता है। दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, अक्षांश एवं देशांतर। ये बड़ा अच्छा टॉपिक माना जाता है और अधिकांश विद्यार्थी इस टॉपिक को समझने में बहुत अपने आप को मैंने कई बार ये देखा है कि बहुत सारे विद्यार्थी इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो अपना जी सा चुरा लेते हैं। ये टॉपिक उनको समझ में नहीं आता है ना। आज मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, है ना, आपको मैं इस प्रकार से टॉपिक आज पढ़ा कर जाऊंगा, इस प्रकार से आज ये टॉपिक पढ़ा के जाऊंगा कि कोई भी कहीं से भी आपसे इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा, आप आंसर करके आएंगे। ठीक है, बस मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना, जितनी बार जितना मैं बताऊंगा उनको नोट करते हुए चलना। ठीक है, आइएगा। तो हम ग्लोब पढ़ रहे हैं, ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। तो सबसे पहले ये बात आती है कि सर ग्लोब क्या है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा ग्लोब ये होता है पृथ्वी के छोटे रूप को हम क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। अब एनसीईआरटी क्या कहता है ग्लोब के बारे में देखिएगा। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी सी चपटी हुई है।
या फिर थोड़ी सी उभरी हुई है, इसलिए इसे पृथ्वी की आकृति को हम कहीं कहीं पर अंडाकार पढ़ते हैं और कहीं कहीं पर पढ़ते हैं कि पृथ्वी की जो आकृति है वो गोलाभ है। ठीक है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप होता है। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का लघु रूप में से एक है और एक ऐसा होता है वास्तविक प्रतिरूप होता है। आपने इस प्रकार के ग्लोब अपने कॉलेज में, स्कूल में या ऑफिस वगैरह में जरूर देखे होंगे। ये होता है आपका ग्लोब, जैसे दिखाई दे रहा है। ये ग्लोब पर जो ये अक्ष है ना, ये काल्पनिक है। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी के बीच से कोई रेखा जा रही ना, ये बनाया गया है, काल्पनिक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है, बस यही इस ग्लोब में दिखाने के लिए इस पर एक क्या बना दिया गया? अक्ष। इस प्रकार से जो नीचे लगा हुआ है या इसमें जो लगा हुआ है, देखिएगा लिखा है यहाँ पर, ये क्या है? ये पृथ्वी का एक्सिस है, अर्थात अक्ष। आइएगा अब एनसीईआरटी की भाषा को समझते हैं, क्या लिखा है देखिएगा। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य ग्लोब, गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, ये उसी प्रकार घुमा करते हैं जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू। मतलब ये ग्लोब स्थिर नहीं है, ये ग्लोब अपने अक्ष पर ही घूमता है। ग्लोब अपने अक्ष पे क्या करता है? घूमता है, जैसे कुम्हार का पहिया या फिर उसका क्या घूमता है, या फिर उसका चाक घूमता है या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर हम देश, महाद्वीप, महासागर आदि को उनके सही आकार में दिखाने का प्रयास करते हैं। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। यह प्रश्न उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं, रेखाओं के संदर्भ में आवश्यकता पड़ेगी। कुछ रेखाएं हमारे पास होनी चाहिए जिन्हें रेखाओं के आधार पर हम ग्लोब का क्या कर सकते हैं? अध्ययन कर सकते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम अक्ष कहते हैं। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर यह सुई गुजरती है, एक यहां वाला भाग और यहां वाला भाग, इनको क्या नाम दिया जाता है? इनको ध्रुव कहा जाता है। ऊपर वाला जो भाग होता है इसको सामान्यतः हम नॉर्थ पोल अर्थात उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं। नॉर्थ पोल अर्थात उत्तरी ध्रुव कहते हैं। और नीचे वाला भाग, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम साउथ पोल अर्थात इसे नाम दिया जाता है दक्षिणी ध्रुव। एक उत्तरी ध्रुव होता है तो दूसरा कौन होता है? दूसरा दक्षिणी ध्रुव होता है। लिखा भी है उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव। ग्लोब को सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। किसमें? पृथ्वी में और इस ग्लोब में एक अंतर है। अंतर क्या है? पृथ्वी पर ऐसा कोई रेखा नहीं होती है, ऐसी कोई एक काल्पनिक सुई नहीं होती है जैसे कि इसमें दिखाई गई है ना? देखिए लिखा है पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है, यह अपने अक्ष पर चारों घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती। इस ग्लोब को एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो क्षैतिज रूप से क्या कर देती है? क्षैतिज रूप से दो भागों में विभाजित कर देती है। आइएगा समझने का प्रयास करते हैं। ग्लोब पर एक ऐसी भी काल्पनिक रेखा होती है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने का प्रयास करती है। यहां पर वो रेखा है और इस रेखा का नाम होता है विषुवत वृत्त। आप चाहें तो वृत्त कहिएगा, सर्कल कहिएगा, या फिर इसी को हम रेखा भी कहते हैं। सर्कल कहूं या रेखा, यानी मैं ये भी कह सकता हूं कि यह एक विषुवत वृत्त है या भूमध्य वृत्त है, भूमध्य रेखीय वृत्त है या भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा, क्योंकि पृथ्वी हमारी गोल है और गोल वस्तु पर आप कोई भी रेखा खींचेंगे वह किसका रूप धारण कर लेगी? वह सर्कल का रूप धारण कर लेगी। जैसे मैं कहूं ये ग्लोब है, इस ग्लोब पर आप कोई भी रेखा खींचेंगे, जब चारों ओर से इसकी रेखा खींचेंगे तो यह किसका रूप धारण कर लेगी? यह एक सर्कल का रूप धारण कर लेती है। किसका रूप धारण कर लेगी? सर्कल। इसलिए सामान्यतः जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं हम इनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इसलिए चाहे तो मैं अक्षांश रेखा कहूं या अक्षांश वृत्त कहूं, एक ही बात है। ठीक है, देखिएगा इसे वृत्त, विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को हम उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी वाले आधे भाग को हम क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इसको मैं आपको एक और तरकीब से समझा सकता हूं, समझने का प्रयास कीजिएगा। मैंने क्या कहा था? एनसीईआरटी के अलावा इस टॉपिक में मैं अपना जो और भी मेरे पास ज्ञान अर्जन है इस टॉपिक से संबंधित, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक पृथ्वी है और इसके बीचों बीच से काल्पनिक रेखा गुजर रही है जिसको हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कह रहे हैं। इस भूमध्य रेखा के ऊपर वाले आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। और याद रखना कि उत्तरी गोलार्ध को हमेशा हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एन। एन का मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर।
उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ हेमिस्फीयर, और नीचे वाले आधे भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। नीचे वाले आधे भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, साउथ हेमिस्फीयर, है ना। इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना। ये 0 डिग्री है, इसी को आप भूमध्य रेखा कहते हैं। इसी को आप कौन सी रेखा कहते हैं? इसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को इंग्लिश में हम इक्वेटर कहते हैं। भूमध्य रेखा को इंग्लिश में हम इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर जो शब्द है वो है इक्वल शब्द से आया है। इक्वल का मतलब क्या होता है? इक्वल का मतलब होता है दो बराबर भाग। इक्वल का मतलब क्या है? इक्वल का मतलब है दो बराबर भाग, अर्थात एक ऐसी क्षैतिज रेखा जो पृथ्वी को लगभग दो बराबर भागों में विभाजित करती हो, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा कहलाती है। इसका मान 0 डिग्री अक्षांश होता है। इस रेखा के ऊपर वाले आधे भाग को हम उत्तरी गोलार्ध और इस रेखा के नीचे वाले आधे भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध के नाम से संबोधित करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तरी गोलार्ध और आगे वाले भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। यानी विषुवत रेखा के आधार पर आप किसी भी स्थान की स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं। साथ ही साथ जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, अर्थात विषुवत रेखा एक अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखाओं के आधार पर हम किसी भी स्थान की स्थिति के साथ साथ तापमान की भी गणना करते हैं। कैसे करते हैं आगे समझाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को हम अक्षांश कहते हैं। विषुवत रेखा के समांतर, ये विषुवत रेखा है, इस विषुवत रेखा के समांतर हम कोई भी रेखा खींचें, कहां तक? ध्रुवों तक। ये सभी रेखाएं कौन सी रेखाएं कहलाएंगी? ये सभी रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ये सभी रेखाएं कौन सी रेखाएं कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं। और याद रखना, अक्षांश रेखाओं को हम अंश में मापते हैं। जैसे 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जैसे हम बोलते हैं 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 60 डिग्री, तो डिग्री या फिर अंश। डिग्री बड़ी इकाई होती है, अंश उससे छोटी इकाई होती है। ठीक है, विषुवत वृत्त जो है वो शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, यानी इसका मान जो होता है वो 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर 4 गोलार्ध बन जाएंगे। कैसे बनेंगे? 2 बन गए, और अगर एक रेखा लंबवत खींची जाए तो एक पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा और एक कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी गोलार्ध। तो यहीं पर ये बात लिखी गई है। क्या लिखी गई है? चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप 360 अंश का 1/4 यानी 90 डिग्री अंश होता है। इस प्रकार 90 डिग्री अंश उत्तर में होगा और 90 डिग्री अंश कहां पर होगा? दक्षिण में होगा। 90 डिग्री सबसे ऊपर जो रेखा होगी वो 90 डिग्री एन होगी, और जो सबसे नीचे रेखा होगी वो 90 डिग्री एस हो जाएगी। 90 डिग्री जो एन है इसी को हम उत्तर ध्रुव कहेंगे, एनपी नॉर्थ पोल कहेंगे, और 90 डिग्री एस है इसी को हम साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। ठीक है, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और इसे हम क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। और 90 डिग्री जो उत्तर है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ रहा हूं। जैसे इसमें देखिए सबसे ऊपर ये 80 है, 80 के बाद ये वाला 90 हो जाएगा, इसी को हम उत्तर ध्रुव कहेंगे। और नीचे वाले को क्या कहेंगे? नीचे वाले को दक्षिण ध्रुव कहते हैं। आगे बढ़ रहा हूं, चलिए यहां पर देख क्या लिखा है। इस प्रकार विषुवत वृत्त से उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को हम उत्तरी अक्षांश कहते हैं तथा विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित सभी रेखाओं को हम दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। मतलब ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में जो भी रेखाएं होंगी उन्हें हम उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहेंगे। और यदि कोई मैं रेखा लिखूं, जैसे मैं लिखूं 45 डिग्री, अगर मैंने लिखा 45 डिग्री एन, तो ये अंडरस्टूड बात है बेटा जी कि 45 डिग्री जो अक्षांश रेखा है ये उत्तरी गोलार्ध में होगी। मैंने लिखा मान लीजिएगा 50 डिग्री एस, तो ये अंडरस्टूड बात है कि 50 डिग्री जो रेखा है, 50 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये किस गोलार्ध में है? ये दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है, तो विषुवत रेखा से उत्तर ध्रुव तक 90 रेखाएं होंगी और नीचे भी 90 रेखाएं होंगी। उत्तरी गोलार्ध में जो रेखाएं होंगी हम उन्हें एन से यानी उत्तर से रिप्रेजेंट करेंगे, और दक्षिणी गोलार्ध में जो रेखाएं होंगी उन्हें हम एस यानी दक्षिण से रिप्रेजेंट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। जैसे मैंने लिखा है, इसे उ या द अक्षर से व्यक्त किया जाएगा। उ का मतलब उत्तर है, का मतलब दक्षिण है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील दक्षिण अमेरिका में है। बेलो होरिजांटो दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवत रेखा के उत्तर में है, इसलिए 20 डिग्री
अंश या 20 अंश उत्तर लिखेंगे, और बेलो हॉरिजॉन्टो है वो विषुवत रेखा के दक्षिण में है, इसलिए वहां पर 20 डिग्री हम क्या लिखेंगे, 20 डिग्री वहां पर हम दक्षिण अंश लिखेंगे, लिखा 20 डिग्री दक्षिण। हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है तथा बेली हॉरिजॉन्टो 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.1 में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चित्र मैंने नहीं लगाया है, ये अंडरस्टूड बातें हैं, आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ रहा हूं मैं। चलिए, चित्र 2.2 में स्पष्ट रूप से अक्षांशों का घटता हुआ क्रम दिखाया गया है, मैं अभी आपको समझा दूंगा ये बात। अब यहां पर कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं की बात हो रही है, यहां पर क्या हो रही है, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं की, और जो पिछला पॉइंट है वो इसी में मैं समझा दूंगा। कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं में सबसे महत्वपूर्ण जो अक्षांश रेखा है वो विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त पृथ्वी पर खींची गई सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के मध्य भाग से होकर जाती है। ये कहां से होकर जाती है? पृथ्वी के मध्य भाग। पृथ्वी का मध्य भाग सबसे चौड़ा है, ए वाला भाग सबसे चौड़ा है, और ऊपर वाला भाग क्या है? सकरा है। तो जो रेखा बीच भाग से होकर जाएगी वो सबसे लंबी होगी। जैसे आपने फुटबॉल देखी होगी, या आप गेंद देखे होंगे, या कद्दू या तरबूज देखे होंगे, कद्दू, आप उस पर अगर एक रेखा ऐसी बनाएंगे बीचों बीच से, तो देखिएगा उसकी लंबाई सर्वाधिक होगी, है ना। और जैसे जैसे आप विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते जाएंगे, आप देख रहे हैं मैंने कुछ रेखाएं बनाई हैं, इनकी लंबाई धीरे धीरे क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। यही बात यहां पर लिखी है कि विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार, अक्षांश रेखाओं की लंबाई जो है वो क्या हो जाती है? घट जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं में सबसे महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा विषुवत रेखा है, और विषुवत रेखा का मान 0 डिग्री होता है। कितना होता है? 0 डिग्री। ना तो यहां पर आपको एन लगाना है ना एस। उत्तरी गोलार्ध, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध में एक रेखा है कर्क रेखा, और याद रखेंगे कि कर्क रेखा का मान सर 23.5 डिग्री एन है। उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में एक रेखा है मकर रेखा, और इस मकर रेखा का मान होता है 23.5 डिग्री एस। 23.5 डिग्री एस होता है। ऊपर आर्कटिक वृत्त है, इसी आर्कटिक वृत्त को याद रखना उत्तरी ध्रुव वृत्त कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव वृत्त कहा जाता है, और इसका मान जो होता है वो 66.5 डिग्री एन होता है। और इसी प्रकार ये है अंटार्कटिका वृत्त, इसका नाम है दक्षिणी ध्रुव वृत्त, या दक्षिणी ध्रुव वृत्त होता है ध्रुव वृत्त। और इसका मान कितना होता है? तो इसका मान होता है 66.5 डिग्री एस होता है। यहां पर उत्तर ध्रुव है, और उत्तर ध्रुव का मान 90 डिग्री एन होता है, और यहां पर दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव का मान 90 डिग्री एस होता है। अब यहीं पर ये लिखा है, देख लीजिएगा। विषुवत वृत्त 0 डिग्री, उत्तर ध्रुव 90 डिग्री, दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री। अब उत्तर ध्रुव में उ लिखा है और दक्षिण ध्रुव में द लिखा है। इसके अतिरिक्त 4 अन्य महत्वपूर्ण समांतर रेखा है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री एन, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री एस, एस मतलब दक्षिण। विषुवत वृत्त से 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त में लिखा है उत्तरी ध्रुव वृत्त, इसी को हम आर्कटिक वृत्त के नाम से भी जानते हैं। और इसी प्रकार दक्षिणी ध्रुव में जो रेखा हो जाएगी वो 66.5 डिग्री, वो कौन सा हो जाएगा? दक्षिण ध्रुव वृत्त, या इसी को आप कहेंगे बेटा जी अंटार्कटिका वृत्त। दक्षिण ध्रुव वृत्त, या इसी को आप कहेंगे अंटार्कटिका वृत्त। बात समझ में आ रही? मेरी बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ रहा हूं, देखिएगा। अब पृथ्वी के प्रमुख ताप कटिबंध, और ताप कटिबंधों को समझने से पहले आपको मैं कुछ बेसिक चीजें समझाना चाहता हूं। कभी भी आपके सामने अगर कोई कहे कटिबंध क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए कटिबंध क्या है, इसी कटिबंध को इंग्लिश में आप कहते हैं जोन, ZONE। तो याद रखना, दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को हम कटिबंध कहते हैं। याद रखेंगे कटिबंध क्या है? दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को, दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को, दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को, बीच के क्षेत्र कटिबंध कहते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं, याद रखिए। अब यहां पर सर कटिबंध नहीं लिखा है, यहां पर एक और शब्द लिखा है ताप। ताप कटिबंध इसलिए लिखा है क्योंकि अक्षांश रेखाओं के आधार पर हम तापमान की गणना करते हैं। कैसे करते हैं वो अभी मैं समझा रहा हूं, आप पहले ये क्या लिखा है एनसीईआरटी ने, इसको समझ लीजिएगा आप एक बार, ठीक है। आइएगा, ये ताप कटिबंध कैसे बनते हैं मैं समझा रहा हूं, समझिएगा। कर्क रेखा या मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है।
कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें 21 जून को पड़ती हैं, जबकि मकर रेखा पर 22 दिसंबर। तो कर्क रेखा और मकर रेखा तक ही सूर्य की किरणें जाती हैं, कभी भी कर्क रेखा से ऊपर, कर्क रेखा से ऊपरी वाले भाग में, मैंने यहां पर बनाया भी है, दिखा देता हूं अभी आपको। जैसे इसको नहीं, इसी को दिखाता हूं। जैसे एक कर्क रेखा है, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें 21 जून को जाएंगी और मकर रेखा पर सूर्य की किरणें कब जाएंगी? 22 दिसंबर को। इसके बाद सूर्य की किरणें वर्ष भर इसी बीच में घूमती रहती हैं, कर्क और मकर रेखा। और जब सूर्य की किरणें कर्क और मकर रेखा के बीच में ही हमेशा रहेंगी, तो जाहिर सी बात है इस वाले क्षेत्र का तापमान अधिक हो जाएगा। और इसलिए इस वाले क्षेत्र को, यानी कर्क और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र को हम उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं, टेम्परेट जोन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? टेम्परेट जोन के नाम से जानते हैं। कहानी सुनिएगा पूरी, क्या कह रहा है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसे हम टेम्परेट जोन अर्थात तो उष्ण कटिबंध कहते हैं। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं जाएगा। मतलब कर्क रेखा के उत्तर में कभी भी सूर्य की किरणें नहीं जाएंगी और मकर रेखा के दक्षिण में कभी भी सूर्य की किरणें नहीं जाएंगी। ठीक है, कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है और इसलिए इसे एक नाम दिया गया शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध या उपोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध भी कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध। समझ में आ रही बात? ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, मैं अभी आप समझिएगा, मैं डायग्राम बनाया हूं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव, सॉरी, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त, दक्षिणी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहां सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं बल्कि क्षैतिज होने लगती है, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगती हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? शीत कटिबंध। अब इस कहानी को छोड़िए, कहानी एक मैंने बना दी, कहानी मैंने बनाई है। देखो, वर्ष में एक बार सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पहुंचती हैं और कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें कब पहुंचती हैं? आप कहेंगे सर 21 जून को पहुंचती हैं। और एक बार सूर्य की किरणें मकर रेखा पर पहुंचती हैं, कब पहुंचती हैं? 22 दिसंबर को पहुंचती हैं। कब कब पहुंचती हैं? 22 दिसंबर। इसी वाले बीच में हमेशा सूर्य की किरणें बनी रहती हैं, इसलिए इस वाले क्षेत्र को हम उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। यहां पर तापमान क्या है? सर्वाधिक होता है। यहां पर तापमान क्या है? यहां पर तापमान सर्वाधिक है। उसके बाद कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त यानी 23.5 और 66.5, चाहे उत्तरी गोलार्ध में चाहे दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 से 66.5 डिग्री का जो बीच का क्षेत्र है, यहां पर सूर्य की किरणें कम पड़ती हैं, इसलिए यहां पर मध्यम तापमान रहता है और इसलिए इस वाले क्षेत्र को हम उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध की संज्ञा दे देते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध कहां पर स्थित होता है, तो आप कहेंगे 23.5 से 66.5 दोनों गोलार्धों में। अब 23.5 से 66.5 उत्तरी गोलार्ध में है, तो यहां पर हम उत्तर लगा देंगे, उत्तर उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध। और 23.5 से 66.5 दक्षिणी गोलार्ध में है, तो हम यहां लिख देंगे दक्षिण या दक्षिणी उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, उसके बाद 66.5 यानी दक्षिण ध्रुव वृत्त और दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र को हम शीत कटिबंध कहते हैं। यहां भी कहेंगे, यहां ये दक्षिण शीत कटिबंध हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ये आपका उत्तर शीत कटिबंध हो जाएगा। अब यही कहानी यहां पर लिखी, देखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त, उत्तर ध्रुव वृत्त का मतलब 66.5 डिग्री एन एवं उत्तरी ध्रुव का मतलब 90 डिग्री एन। तो इस वाले बीच के क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? तो इस वाले बीच के क्षेत्र को हम शीत कटिबंध कहते हैं। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट और समझिएगा आप, ये विषुवत रेखा है, हमेशा याद रखना विषुवत रेखा पर हमेशा तापमान अधिक रहेगा, क्योंकि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें कैसी हैं? सीधी हैं। जैसे जैसे विषुवत रेखा से आप ध्रुवों की ओर जाएंगे, चाहे तो 90 डिग्री एन की ओर जाइएगा, चाहे 90 डिग्री एस की ओर जाइएगा। ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री, चाहे तो आप इससे 90 डिग्री उत्तर जाइए, चाहे आप इससे 90 डिग्री दक्षिण जाइए, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगेंगी और जब सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगेंगी तो यहां पर ऊष्मा की प्राप्ति कम होगी। तो सर्वाधिक ऊष्मा की प्राप्ति कहां हो रही? 0 डिग्री पर।
इसलिए 0 डिग्री पर तापमान अधिक है। अब 0 डिग्री से जैसे जैसे अक्षांश रेखा का मान बढ़ेगा, 0 डिग्री सबसे छोटा, फिर 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 90, तो 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर जाएंगे तो तापमान धीरे 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 क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो अक्षांश रेखा का मान यदि आपको पता हो तो हम बता सकते हैं उस स्थान का तापमान अधिक है या कम। मैंने यहां पर एक आपको फॉर्मूला दे दिया, मैंने यहां पर आपको एक फॉर्मूला दे दिया कि अक्षांश रेखा का जो मान होता है, याद रखना इसको, कि अक्षांश रेखा का जो मान है इसका तापमान से विपरीत संबंध है। ए तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अक्षांश रेखा के मान का तापमान से विपरीत संबंध होता है, याद रखना। कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे अक्षांश रेखा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे तापमान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, या जैसे जैसे अक्षांश रेखा का मान कम होगा वैसे वैसे तापमान बढ़ता जाएगा। मैं कहूं कि ए कोई शहर है, ए नाम का कोई शहर है, और ए नाम का ये शहर जो है ये 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, और मैं कह रहा हूं कि बी नाम का एक शहर है और बी नाम का शहर जो है 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। बताइएगा कहां पर तापमान अधिक और कहां पर तापमान कम। आप दोनों में तुलना करो, किसका मान अधिक, बी का अधिक। तो अगर अक्षांश रेखा का मान अधिक है तो तापमान जाहिर सी बात कम होगा, और दोनों में तुलना करो किसका मान छोटा, 15 डिग्री छोटा है 45, तो आप कहोगे 15 डिग्री, तो 15 डिग्री अगर कम मान है तो जाहिर सी बात है अगर अक्षांश रेखा का मान कम है तो तापमान क्या होगा, अधिक होगा। और वैसे भी आप देखिएगा ये हमारी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री के बाद हमें कौन मिलेगा, 15 डिग्री मिलेगा, और 15 के बाद कौन मिलेगा, 45। 0 डिग्री से ऊपर की ओर 90 डिग्री की ओर जाएंगे, तापमान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। याद रखिएगा कंसेप्ट को। तो अक्षांश रेखाओं के द्वारा हम किसी भी स्थान की स्थिति का तो अवलोकन करते ही हैं, साथ ही साथ हम उस स्थान के तापमान की भी गणना कर सकते हैं, और यदि तापमान की गणना कर ली तो उस स्थान के हम जलवायु दशाओं का अध्ययन कर लेंगे, वहां पर वर्षा कितनी होगी, किस प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी, है ना, तो और क्या क्या वहां पर जलवायु संबंधित घटनाएं घटित हो सकते हैं, इन सभी का अध्ययन कर सकते हैं। बताइएगा यहां तक मेरी बातें ओके हैं, आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब देशांतर क्या है, अब बात आती है किसको लेकर, अब बात आती है हमारी देशांतर को लेकर कि सर देशांतर क्या होता है। ठीक है, अब हमारी बात है देशांतर को लेकर। तो देखिएगा किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम की ओर हैं, इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को हम देशांतरीय यामोत्तर कहते हैं। क्या कहते हैं, देशांतरीय यामोत्तर कहते हैं। ठीक है, मैं यहां पर एक आपको डायग्राम बना देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगी बात। यहां पर एक मैं डायग्राम बना दे रहा हूं तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और इस पृथ्वी पर सबसे ऊपर यहां पर 90 डिग्री एन है, अर्थात नॉर्थ पोल है, उत्तर ध्रुव, और यहां पर क्या है, यहां पर दक्षिण ध्रुव है, और उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं, उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं, इन काल्पनिक रेखाओं को हम क्या कहते हैं, इन काल्पनिक रेखा उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है, इस काल्पनिक रेखा को हम प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं। इस काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं, इस काल्पनिक रेखा को हम कहते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा, प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं। और इस प्रधान यामोत्तर रेखा का मान 0 डिग्री देशांतर होता है। कितना होता है, इस रेखा का मान होता है 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, इस रेखा के आगे वाले आधे भाग को हम पूर्वी गोलार्ध कहते हैं। इस रेखा के आगे वाले आधे भाग को हम क्या कहते हैं, पूर्वी गोलार्ध, और इस पूर्वी गोलार्ध को हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे। ई का मतलब है पूरब, ई का मतलब है ईस्ट। ठीक है, और पीछे वाले आधे भाग को हम पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं, पश्चिमी गोलार्ध, और पश्चिमी गोलार्ध यानी वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसी को आप पा से रिप्रेजेंट करिए और इसको आप पू से रिप्रेजेंट करिए। हिंदी में पू का मतलब पूरब हो गया, पा का मतलब पश्चिम हो गया। ठीक है, अब उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली जो भी काल्पनिक रेखाएं होंगी, उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली जो भी काल्पनिक रेखाएं हैं, ये सभी काल्पनिक रेखाएं देशांतरीय रेखाएं
या देशांतर यामोत्तर कहलाती है। इनको हम कहते हैं देशांतरीय रेखाएं या देशांतरीय यामोत्तर, यही लिखा है। उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा जो पूर्व और पश्चिम की ओर है, कुछ पूरब में है कुछ पश्चिम में है, इन स्थानों की दूरी कितनी है, इस संदर्भ रेखाओं की देशांतरी यामोत्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हीं रेखाओं को हम देशांतरी यामोत्तर कहते हैं। बीच की दूरी कितनी है मैं बता दूंगा। इनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त होती हैं, याद रखना। अक्षांश रेखाएं सीधी रेखाएं होती हैं, या आप कह सकते हो वो वृत्ताकार भी हो सकती हैं, लेकिन ये अर्धवृत्ताकार होती हैं, आधा वृत्त बनाती हैं। देखो जैसे यहां से रेखा प्रारंभ हुई, ऐसे आधा वृत्त बनाएगी। तो अच्छा देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती हैं, याद रखना। इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहां सभी देशांतरी यामोत्तर आपस में मिलती है। मैं आपको समझाता हूं ऐसा क्यों होता है कि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा के पास तो सर्वाधिक होती है, लेकिन ध्रुवों की ओर जाने पर बीच की दूरी कम होती जाती है। मैं एक दूसरा डायग्राम बना रहा हूं। इस दूसरे डायग्राम में दो डायग्राम बना रहा हूं, समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला डायग्राम ये और दूसरा डायग्राम, दो डायग्राम मैंने बना दी। इस पहले डायग्राम में मैं जैसी रेखाएं बनती हैं वैसे बना दे रहा हूं। ए 0 डिग्री देशांतर है, ए रेखा है और इस रेखा का नाम क्या है? इस रेखा का मान है 0 डिग्री देशांतर, और इसको हम कहते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा। 0 डिग्री देशांतर और इसी को हम कहते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा, प्रधान यामोत्तर। अब इस 0 डिग्री यानी 0 डिग्री, यहाँ उत्तर ध्रुव है, उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जो भी रेखाएं मिलाएंगी, ये सभी रेखाएं देशांतर रेखाएं हैं, अर्धवृत्त का रूप धारण कर लेंगी। किसका रूप धारण कर लेते हैं? अर्धवृत्त का रूप धारण कर लेते हैं। इनके बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, और इनके बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है, ये रेखा कौन सी है? तो आप कहोगे यही रेखा है विषुवत रेखा। यह रेखा कौन सी रेखा है? तो यह रेखा है विषुवत रेखा, या इसी को हम कहते हैं भूमध्य रेखा। अगर आप गौर से देखेंगे तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के पास देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक है। यह बीच की दूरी लगभग 111.32 किलोमीटर होती है। कहीं कहीं पर यह बीच की दूरी 111.23 किलोमीटर भी आपको लिखी मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे दो देशांतर रेखाओं के बीच वाले क्षेत्र को आप देखिएगा, जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ते जा रहे हैं, बीच की दूरी क्या होती जा रही है? बीच की दूरी कम होती जा रही है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी रेखाएं एक ही बिंदु से निकलती हैं और एक ही बिंदु पर जाकर मिल जा रही है। मार्केट चले जाइए आज शाम में आप, और मार्केट में देखिएगा कद्दू देखिएगा, कद्दू। और कद्दू को आप जब देखेंगे तो आप देखेंगे कद्दू में लाइनें बनी होंगी, लाइनिंग रहती है ऐसी कद्दू में। आप देखिएगा जहां पर कद्दू का डंठल है, ऊपर वाला भाग, आप देखिएगा वहां पर सभी रेखाएं आपस में मिल जा रही हैं। जब सभी रेखाएं मिल जा रही हैं तो वहां पर बीच की दूरी बहुत न्यूनतम होगी, और बीच वाला भाग जहां पर मोटा है, बीच वाला भाग, वहां पर दो रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक है। अगर मैं आपको सबसे ऊपर वाला, ये उत्तरी ध्रुव है, इसको मैं दिखाऊं तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, ये उत्तर ध्रुव है, और यहां से इस प्रकार से आपको रेखाएं निकलती हुई दिखाई देगी। इस प्रकार से आपको क्या निकलती हुई दिखाई देंगी? तो इस प्रकार से आपको रेखाएं निकलती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, क्या निकलती हुई दिखाई देंगी? रेखाएं निकलती हुई दिखाई देंगी। तो आप देख सकते हैं, ये अगर मैं कहूं ये ध्रुव है, चाहे उत्तर मान लीजिएगा चाहे दक्षिण, और ये रेखाएं हैं, तो जैसे जैसे ध्रुवों की ओर आ रहे हैं तो रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती जा रही है? कम, और ध्रुवों से जैसे दूर जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती जा रही है? अधिक होती जा रही है। तो यही तो यहां पर लिखा है, यही तो लिखा है कि ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, क्योंकि यहां पर सभी देशांतरी यामोत्तर या रेखाएं आपस में जाकर मिल जाती हैं। ठीक है, यहां पर जाके सभी मिल जाएंगी। याद रखना, इसमें नहीं लिखा, मैं बता रहा हूं। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या, पहली बात तो ये समझो कि कोई भी देशांतर है, दो देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को हम गोरे कहते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को हम गोरे कहते हैं। अगर इनकी संख्या पूछे, देशांतर को ही हम यामोत्तर कहते हैं। याद रखना, देशांतर या यामोत्तर की संख्या पूछी जाए कि देशांतर या यामोत्तर की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे इनकी संख्या सर कितनी? 360। 360 कहां से आई? पृथ्वी पूरा परिक्रमा 360 डिग्री घूमेगी पृथ्वी पूरे अपने अक्ष पर, तो प्रत्येक एक अंश पर रेखा खींच दी गई, 360 रेखाएं। इसको जानने के और भी तरीके हैं, समझाऊंगा मैं। क्लियर है?
और वहां पर याद रखना अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो अक्षांश रेखाओं की संख्या याद रखना 90 उत्तरी गोलार्ध में, 90 दक्षिण में और एक 0 डिग्री, कितनी हो गई 181 हो गई। लेकिन कुछ विद्वान 90 डिग्री एन और 90 डिग्री एस को अक्षांश नहीं मानते हैं, इसलिए अक्षांश रेखाओं की संख्या कहीं कहीं पर आपको 180 लिखी मिलती है और कहीं कहीं पर 2 कम अर्थात 179 लिखी हुई मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब बात आती है कि देशांतर से हम करते क्या है, देशांतर का क्या उपयोग है, आइए समझाते हैं। तो देशांतर रेखाओं के आधार पर हम क्या करते हैं, समय की गणना करते हैं। कैसे करते हैं, उससे पहले कुछ और बेसिक चीजें हैं जिनको समझिए। अक्षांश यानी समांतर रेखाओं से बने सभी देशांतरी यामोत्तर का लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच यानी ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, यहां से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं, किसे, 0 डिग्री को। इसका मान 0 डिग्री देशांतर तथा यहां से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे समझो। मैंने कहा ये हमारी पृथ्वी है, मैंने कहा कि यहाँ पर ये हमारी क्या है, ये हमारी पृथ्वी, और मैंने कहा कि यहाँ पर कौन सी रेखा है, मैंने कहा यहाँ पर 0 डिग्री है। हमने पृथ्वी को कैंची से ऐसे ऐसे काट के सीधा कर दिया, और जब इसको हमने सीधा कर दिया तो ये हमें कुछ इस प्रकार से बन के आ गई। ये हमारे पास एक मानचित्र के समान बन के आ गई। कैसे बन के आ गई, जैसे एक मानचित्र होता है, बीचों बीच से जो रेखा जा रही है, कहा गया ये 0 डिग्री देशांतर है, जो लंदन से होकर गुजरेगी। लंदन में कहां से, ग्रीनविच से होकर गुजरेगी, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहेंगे, ग्रीनविच रेखा भी कहेंगे। और ये कहा गया कि इसके आगे वाला पूरब है और पीछे वाला पश्चिम है, ये तो कहा जा रहा है। यहां से 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। मतलब ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री के बाद कहीं ना कहीं 1 डिग्री होगा, कहीं ना कहीं 2 डिग्री होगा, कहीं ना कहीं 3 डिग्री होगा। कहां तक होगा, तो आप कहोगे 180 डिग्री तक पूरब तक होगा। और ये कहां तक होगा, ये भी होगा 180 डिग्री पश्चिम तक। अब समझना, 0 डिग्री से, अब समझना 0 डिग्री से 180 तक कुल 180 रेखा, और इस 0 डिग्री से इस 180 तक कुल 180 रेखा। तो 180 ये हो गई, 180 हो गई 360, और एक 0 डिग्री भी तो है, तो कुल संख्या हो गई 361, जो कि गलत है। 361 नहीं होगी। 361 क्यों नहीं होगी, हमारी पृथ्वी ऐसी थोड़ी ना है, हमारी पृथ्वी तो गोल है। अब जब आप इसको ऐसे गोल करेंगे तो ए वाली रेखा और ए वाली रेखा, दोनों रेखाएं आपस में मिल जाएंगी, और जब दोनों रेखाएं आपस में मिल जाएंगी, जब दोनों रेखाएं आपस में मिल जाएंगी तो ये दो रेखाएं ना होकर एक रेखा कहलाएगी, और इसे केवल हम 180 डिग्री लिखेंगे। ना तो इसके आगे कभी आप 180 डिग्री पश्चिम लिखेंगे, ना ही इसके आगे कभी आप 180 डिग्री पूरब लिखेंगे। केवल कितना लिखेंगे आप, केवल आप लिखेंगे 180 डिग्री। यहां पर भी यही बात कही जा रही है, देखिएगा यहां पर भी यही बात की जा रही है। 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर पर 180 यामोत्तर मिलाकर पृथ्वी को दो समान भागों, पूर्वी गोलार्ध में पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त कर दी। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू तथा पश्चिम के लिए अक्षर पा का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। मतलब ये दोनों एक ही रेखाएं, अलग अलग नहीं है, अलग अलग नहीं है, अलग 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 नहीं है। इसका मतलब सर, अगर हम यहां से काउंटिंग करते हैं, अगर हमने पूर्वी गोलार्ध में 180 रेखाएं मानी, तो आप यहां पर केवल 179 तक ही गणना करेंगे, क्योंकि 180 दोनों में कॉमन है। अब समझो, एक गोलार्ध में 180, एक गोलार्ध में 179 और एक 0 डिग्री भी है, तो कुल संख्या कितनी आ गई, कुल संख्या आ गई 360। याद रखना, देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। ठीक है, चल, एक ही रेखा पर स्थित है। अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतर रेखाओं के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता लगा सकते हैं। जब भी आप देखिएगा, आप मोबाइल फोन चलाते हैं, आप अपने लोकेशन अगर किसी को शेयर करते हैं तो देखिएगा उसमें आप एक अक्षांश और एक देशांतर दोनों की लोकेशन आती है, आप किस अक्षांश पर और किस देशांतर पर, है ना। तो इससे हम किसी भी स्थान की क्या कर सकते हैं, किसी भी स्थान की सही स्थिति का आकलन कर सकते हैं। यहाँ पर एक मैंने मानचित्र लगाया है, और इस मानचित्र में लाल रंग से आपको एक रेखा दिखाई दे रही है, ये वाली। ये रेखा जो लाल रंग से आपको दिखाई दे रही है, ये रेखा जो लाल रंग से आपको दिखाई दे रही है,
ये 0 डिग्री देशांतर है, ये 0 डिग्री देशांतर कहां से होकर गुजरती है। आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि 0 डिग्री देशांतर रेखा कौन कौन से महाद्वीपों से और कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है। तो याद रखना, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन ये यूरोप के देश है, अल्जीरिया, बर्किना फासो, माली, टोगो, घाना ये अफ्रीका के देश है, और एक ये महाद्वीप कौन सा है, ये महाद्वीप कौन सा है, तो इस महाद्वीप का नाम क्या है, अंटार्कटिका। और अंटार्कटिका महाद्वीप पर जिस स्थान से होकर ये गुजरती है रेखा, क्यून मॉन्ड लैंड है वहां पर। तो 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है और 8 देशों से होकर गुजरती है। तो महाद्वीप कौन से हैं, तो 3 महाद्वीप कौन से जिनसे होकर गुजर रही है, यूरोप हो गया, ये वाला कौन सा हो गया, ये वाला आपका अफ्रीका हो गया, और ये नीचे का कौन सा हो गया, ये आपका बेटा जी अंटार्कटिका हो गया। कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है, कौन कौन से देशों से होकर ये रेखा गुजरती है, तो इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद करा दे रहे हैं। ट्रिक का नाम है घाट में बीएसएफ, घाट GHAT में ME, घाट में बीएसएफ। इस ट्रिक से आप याद कर लेंगे कि 0 डिग्री देशांतर रेखा कौन कौन से देशों से होकर गुजर रही है। GH का मतलब घाना है, GH का मतलब क्या है, तो आप कहोगे घाना है। A का मतलब अल्जीरिया है, A का मतलब कौन सा देश है, अल्जीरिया, समझने का प्रयास करना। A का मतलब क्या है, अल्जीरिया लिखा है। T का मतलब क्या है, T का मतलब है टोगो, ये लिखा है, टोगो ये लिखा है। M का मतलब माली है। ये सभी देश अफ्रीका कॉन्टिनेंट के हैं, कहां के, अफ्रीका महाद्वीप के हैं। E का मतलब यहां पर याद रखना इंग्लैंड है, इंग्लैंड यानी लंदन हो गया। B का मतलब वर्किनो फासो है, ये भी अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है, वर्किनो फासो, वर्किनो फासो, ठीक है, ये लिखा है काले रंग से। S का मतलब स्पेन है, और शायद मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है स्पेन किस महाद्वीप में है, यूरोप में है। और F का मतलब क्या है, F का मतलब फ्रांस है। आप काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी इन 8 देशों की हमें आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको लिखा है। क्या आवश्यकता पड़ेगी समझाता हूं, आगे बढ़ रहा हूं मैं, आगे बढ़ रहा हूं इसको यहीं तक। अब देखो ये पूरा विश्व का मानचित्र है, और इस पूरे विश्व के मानचित्र में आप देख सकते हैं जो रेखाएं खींची गई हैं ये सभी देशांतर रेखाएं। इसमें कुछ अक्षर भी लिखे हैं +3 +1, इनका मतलब क्या है अभी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, इसको अभी हम बाद में पढ़ते हैं। आइएगा, देशांतर रेखाओं के द्वारा हम समय की गणना करते हैं। कोई भी देश का समय लंदन के समय से आगे होगा या लंदन के समय से पीछे होगा, इसकी गणना आप देशांतर रेखाओं के आधार पर करते हैं। हम और आप ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भारत का समय लंदन के समय से 5.5 घंटे आगे है। तो 5.5 घंटे, क्या प्रत्येक देश का समय लंदन के समय से 5.5 घंटे आगे है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। क्या सभी देशों का समय लंदन से आगे ही होगा, किसी देश का पीछे भी होगा। तो यह पहेली कहां से सुलझेगी, यह पहेली देशांतर रेखाओं के द्वारा सुलझेगी। कैसे सुलझेगी, पहले इस कहानी को जो एनसीईआरटी ने दी है इसको समझिएगा, फिर जो मैं कहानी सुनाऊंगा उसको समझिएगा। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक सी बात है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनी परछाई से लगाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्थानीय समय का निर्धारण, पहले जब लोग बागों के पास घड़ियां नहीं होती थी तो लोग बाग सूर्य की परछाई देखकर बता देते थे कितना समय हो रहा है। तो लिखा है स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनाई गई परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी होती है। आप खड़े होइएगा कल दोपहर में छत पर, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, आप देखिएगा आपकी परछाई छोटी बनेगी, और सुबह और शाम के समय आप देखिएगा आपकी परछाई लंबी बनती है। तो याद रखना क्यों बन रही है, क्योंकि सूर्य दोपहर में 12 बजे आपके सिर के ऊपर है। आप सूर्य नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं, आप अंधेरे में खड़े हो जाइएगा और अपने ऊपर एक टार्च लगा लीजिएगा। टार्च बिल्कुल सिर के ऊपर लगाइएगा, बिल्कुल सिर के ऊपर आपको एक टार्च लगानी है, आप देखिएगा आपकी परछाई छोटी बनेगी। और वही टार्च आप अपने पीछे लगाइएगा तो आप देखिएगा आपकी परछाई बड़ी बनेगी। तो जब सिर के ऊपर सूर्य होगा, और सिर के ऊपर सूर्य कब होता है, दोपहर में 12 बजे, तो परछाई छोटी बनती है, जबकि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय परछाई सबसे लंबी बनती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार ये पूछा जाता है। क्या कह रहा है, दोपहर में सबसे छोटी सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी परछाई होती है, ठीक है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा
उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। मतलब ये कहा जा रहा है कि जब सूर्य की किरणें जब सूर्य की किरणें इस 0 डिग्री पर पड़ेंगी तो 0 डिग्री जिन जिन स्थानों से होकर गुजरेगा उन सभी स्थानों पर एक समान समय होगा। मतलब अगर मैं कहूं कि भारत का समय लंदन के समय से 5.5 घंटे आगे है, तो अगर लंदन इंग्लैंड में है, लंदन के समय से भारत का समय 5.5 घंटे आगे है, इसका मतलब है कि ये वो सभी देश हैं जिनसे भारत 5.5 घंटे के समय से आगे है। बात समझ में आई? फिर से बता रहा हूं, लंदन इंग्लैंड में है तो हम ये कहते हैं कि लंदन से भारत का समय 5.5 घंटे आगे है। याद रखना 0 डिग्री देशांतर जिन जिन स्थानों से होकर गुजरेगी उन पर एक समान समय होगा। अगर लंदन में 2 बज रहे हैं तो इन सभी देशों में 2 बजेंगे, और लंदन में अगर 2 बज रहे हैं तो भारत में कितना बज रहा होगा? 7:30, क्योंकि भारत का समय लंदन से कितने घंटे आगे? 5:30। तो भाई 2 में आप 5 जोड़ोगे 7 हो जाएगा, आधा घंटा और जोड़ोगे 7:30। तो इन सभी देशों से भारत का समय 5.5 घंटे आगे है। याद रखना, या उल्टा बोलूं कि इन सभी देशों का समय भारत के समय से 5.5 घंटे पीछे है। एक ही बात है। मतलब क्या है? अगर कोई देशांतर रेखा है, 5 डिग्री देशांतर रेखा है, 5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, ये 5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जिन जिन स्थानों से होकर गुजरेगी उन सभी स्थानों पर एक समान समय होगा। बस इतनी सी बात ये कह रहा है, और इतनी सी बात समझाने के लिए ही मैंने ये सब लिखा है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कौन सा देश है जिसका समय भारत से 5.5 घंटे पीछे है, या कौन सा देश है जिसके समय से भारत का समय 5.5 घंटे आगे है। यही वो 8 देश है, इनके अलावा और कोई ऐसा देश नहीं है। या तो कम होगा या ज्यादा होगा, लेकिन 5.5 घंटे का समय आगे इन्हीं देशों से होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहा हूं, कहानी आगे सुनाता हूं आपको क्या कह रहा है वो देखो। ठीक है, चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है और चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच के आगे होगा, जो पश्चिम में है उनका समय ग्रीनविच से पीछे होगा। इसको मैं समझा दूंगा। ठीक है, अब आइएगा, इसको मैं समझाता हूं और यहां पर जितनी भी चीजें हैं उनको मैं एक एक से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। हमेशा याद रखिएगा कि समय की गणना कैसे की जाएगी। ए पृथ्वी है और पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गुजर रही है 0 डिग्री देशांतर, इसी को आप ग्रीनविच रेखा कहते हैं। इसी को आप क्या कहते हैं? इसी को आप कहते हो ग्रीनविच। इसी को आप क्या कहते हो? इसी को आप कहते हो ग्रीनविच रेखा। ये कई सारे देशों से होकर गुजर रही है, हमें लंदन से मतलब है। ऐसे देश जो लंदन से आगे हैं, मतलब पूर्वी गोलार्ध में है, हमेशा याद रखना उनका समय लंदन के समय से आगे होगा। और ऐसे देश जो लंदन से पीछे हैं, मतलब पश्चिमी गोलार्ध में स्थित हैं, उनका समय हमेशा लंदन से पीछे होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है, सूर्योदय की घटना पूरब से घटित होती है, इसलिए पूरब का समय आगे और पश्चिम का समय पीछे होगा। ठीक है, तो यही इसमें कहा जा रहा है। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, और जो पश्चिम में है उनका समय ग्रीनविच के समय से पीछे होगा। अब समस्या यह है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी देश लंदन यानी ग्रीनविच से आगे या पीछे है? तो याद रखना प्रत्येक देश की एक मानक रेखा होती है। जैसे भारत, प्रत्येक देश की एक मानक रेखा होती है। जैसे भारत की मानक रेखा कितनी है? भारत की मानक रेखा है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूरब। तो इसका मतलब क्या है? पूरब, भारत पूरब में है, भारत पूर्वी गोलार्ध में है। और अगर भारत पूर्वी गोलार्ध में, तो जाहिर सी बात है भारत का समय लंदन के समय से आगे। कितना आगे है ये बात की बात है। कोई भी देश है, मैं कहूं एक देश है नाइजीरिया, कह रहा हूं एक देश है नाइजीरिया, नाइजीरिया की मानक रेखा में कह रहा हूं x डिग्री डब्लू है, पश्चिम है, मतलब नाइजीरिया का समय लंदन के समय से पीछे ही होगा। कोई ए नाम का देश है, उसकी मानक रेखा है 118 डिग्री पूरब है, उसका समय लंदन के समय से आगे होगा। कितना होगा ये बात की बात है। पहले तो आप यही समझो ना कि कोई भी देश अगर है तो उसका समय आगे होगा या पीछे होगा, ये देशांतर रेखाओं या उनकी मानक रेखा के आधार पर पता चलता है। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमा करती है। वह 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार ग्रीनविच में दोपहर में 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में
15 गुणा 4 यानी 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटे का समय आगे होगा। अब इस पूरी कहानी को यहीं छोड़ दीजिएगा आप, इस कहानी को मैं आपको अपने शब्दों में समझाता हूं, इस कहानी को मैं अपने शब्दों में आपको समझाता हूं दूसरे तरीके से। पृथ्वी की दो गतियां होती हैं, एक फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। पृथ्वी की दो गतियां होती हैं, एक गति होती है जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जैसे एक पृथ्वी है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर इस प्रकार से घूमे तो ये पृथ्वी की कौन सी गति है, पृथ्वी की घूर्णन गति है। और मान लीजिएगा सूर्य है, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो ये पृथ्वी की परिक्रमण गति होती है। कौन सी होती है, परिक्रमण। अब समझिएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर पूरा एक चक्कर जब लगाएगी, पृथ्वी अपने अक्ष पर पूरा एक चक्कर लगाएगी तो पृथ्वी 360 डिग्री घूम जाती है। कितना, 360। तो दूरी पृथ्वी ने कितनी चली, 360 डिग्री। और जब पृथ्वी पूरा अपने अक्ष पर एक परिक्रमा लगाती है तो एक बार दिन होता है, एक बार रात। जैसे मैं कहूं मैं पृथ्वी हूं और ये कैमरा जो है ये सूरज है, सूर्य है, तो सूर्य के द्वारा प्रकाश आगे वाले भाग में आ रहा है, यहां पर दिन है, पीछे वाले भाग में रात है। ऐसे मैं घूमा, अब इस वाले भाग में दिन है, आगे वाले भाग में रात है। फिर से मैं घूमा, अब इस वाले भाग में दिन है, पीछे वाले भाग में रात है। तो पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो एक बार दिन होता है, एक बार रात, यानी पूरा घूमेगी तो दिन और रात। और दिन और रात कितने समय के, 24 घंटे के। क्या इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूं, 360 डिग्री अपॉन 24 गुणा 60 मिनट, 24 गुणा 60 मिनट, तो 6 से 0 से 0 और 6 से 6 बार है ना, और 6 से कितनी बार, 4 बार। तो ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा 1 डिग्री और नीचे कितना बचा, नीचे बचा कितना, 4 मिनट। मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगाती है, 4 मिनट का समय लगाती है ना। या 4 मिनट में पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री घूमी, 1 डिग्री घूमी। तो बताइएगा 60 मिनट में पृथ्वी कितना घूम गई, तो 60 मिनट में पृथ्वी घूम जाती है 1 गुणा 60 बटे 4। 1 गुणा 60 बटे 4 मतलब 4 से इसको काट दिया 15 बार, 15 डिग्री। 60 मिनट बराबर 1 घंटा। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटे में कितना डिग्री घूमती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटे में कितना डिग्री घूमती है, तो 1 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर 15 डिग्री घूमती है, याद रखना। यही बात यहां कही जा रही है कि वह 1 घंटे में 15 डिग्री तथा 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। आप समझिएगा, आप कह रहे हैं यदि लंदन यानी ग्रीनविच पर 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व और 15 डिग्री पश्चिम में क्या होगा। तो देखो हमेशा याद रखना, एक समोसे का मूल्य अगर मैं कहूं 4 रुपए है, अगर मैं कहूं एक समोसे का मूल्य 4 रुपए है, तो बताइएगा 10 समोसे का मूल्य कितना। आप कहोगे सर 10 गुणा 4। मैं कह रहा हूं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगा रही है, 4 मिनट का समय लगा रही। तो बताइएगा कि 15 डिग्री घूमने में कितना समय लगाएगी। आप कहोगे 15 गुणा 4। 15 गुणा 4 बराबर 4 क्या है, मिनट है। 15 गुणा 4 बराबर क्या हो गया, 15 गुणा 4 बराबर 60 मिनट। अब अगर यहां पर ई लिखा है तो यहां पर आप कहोगे प्लस 1 घंटा, 60 मिनट बराबर 1 घंटा। और अगर यहां पर 15 डिग्री डब्ल्यू लिखा है तो आप कहोगे माइनस 1 घंटा। आप समझिएगा, अगर मैं कहूं कि लंदन में यानी ग्रीनविच पर अगर दोपहर के 1 बजे है, दोपहर का 1 बजा है, दोपहर के 1 बजे है, तब 15 डिग्री पूर्व रेखा पर क्या होगा, 15 डिग्री पूर्व, 15 डिग्री 1 घंटे आगे हो जाएगा। एक में 1 घंटे आगे जोड़ दो तो यहां पर कितने बज जाएंगे, आप कहोगे यहां पर सर 2 बज जाएंगे। और अगर मैं कहूं कि 15 डिग्री पूर्व है और अगर मैं कहूं 15 डिग्री पश्चिम में क्या होगा, तो आप यहां पर क्या करोगे, 1 बज रहा है, 1 घंटा आप यहां से क्या करोगे, पश्चिम में है तो -1 और 1 में से अगर 1 गया तो कितने बज जाएंगे, 12 बजेंगे। 1 घंटे या तो आगे हो जाएगा या पीछे। अब कोई भी रेखा ले लीजिएगा, कोई भी रेखा ले लीजिएगा, बस यही फॉर्मूला आपको अपनाना है। अब देखो मेरी बात सुनो, क्या मैं ऐसा कह दूं कि अगर मैं कहूं एक रेखा है 1 डिग्री और दूसरी रेखा है 2 डिग्री और तीसरी रेखा है 3 डिग्री, चौथी रेखा है 4 डिग्री, आप चाहे इसमें पूरब लिख दीजिएगा चाहे आप इनमें पश्चिम लिख दीजिएगा, एक ही बात है। या तो सब में पूरब या सब में, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि 2 देशांतर रेखाओं के मध्य में 4 मिनट का अंतर है। ऐसा कह सकता हूं कि इनके मध्य में कितने मिनट का अंतर है, 4 मिनट का। कितने का अंतर है, 4। 1 और 2 के मध्य में 4 अंतर, कुल कितनी रेखाएं बताइएगा,
360 रेखा, और प्रत्येक के मध्य में अगर 4 मिनट का अंतर है तो 4 का गुणा कर दो, और आप 4 का गुणा करेंगे, ये मिनट है, और मिनट को अगर घंटे में आप कन्वर्ट करेंगे, घंटे में कन्वर्ट करेंगे, कितनी बार कैंसिल, 6, 6 गुणा कितना हो गया, 24। यही तो बात कह रहा हूं मैं कि पृथ्वी पूरे अक्ष पर घूमती है कितने घंटे में, 24 घंटे में। तो प्रत्येक दो देशांतर रेखाओं के मध्य में, कोई दो देशांतर रेखाओं क्रमागत, उनके मध्य में 4 मिनट का अंतर होता है। कितने मिनट का, 4 मिनट का अंतर होता है, और यही इस डायग्राम में हमें दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। ये ग्रीनिच रेखा है जिसको मैं डॉट डॉट कर रहा हूं, यहां से ए अगर +1 लिखा है 1 घंटे आगे, मतलब ये 15 डिग्री पूरब है। यहां पर +2 लिखा है, मतलब ये 30 डिग्री पूरब है। कहां तक हो सकता है, कहां तक हो सकता है, +12 घंटे तक हो सकता है। 12 घंटे का मतलब कितना हो गया, 12 घंटे का मतलब कितना हो गया, 180 डिग्री रेखा है। आप कहोगे सर मुझे नहीं आ रहा समझ में, बता देता हूं। पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है बेटा जी, 4 मिनट का। सबसे अंतिम रेखा कौन सी बताए थे आपको, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, 180 गुणा 4 मिनट, ये तो मिनट है, मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए आप 60 का भाग देंगे। 60 से 180 कितनी बार कैंसिल, 3, 3 और 4 कितना हो गया, 3 और 4 हो गया 12, 12 घंटे आ गया। यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो ये डायग्राम कह रहा है। बस ये डायग्राम दूसरे तरीके से कह रहा है, मैं दूसरे तरीके से, देखो ऊपर लिखा है -1 -2 -3, कहां तक, 12 तक, और यहां पर भी कहां तक, 12 तक। अब यहां कह रहा है क्योंकि वहां उन्होंने 12 लिख दिया, इस वजह से, समझ गए। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच में हमेशा याद रखना 4 मिनट का अंतर होता है, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं, इसी के अनुसार चल रहे हैं, ठीक है। लिखा है कि 1 घंटे आगे अर्थात दोपहर का 1 बजेगा, लेकिन ग्रीनविच से अगर 15 डिग्री पश्चिम में है तो 11 बज जाएंगे। इस प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 होंगे तो 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी, 12 घंटे का समय आगे हो जाएगा, बता दिया मैंने। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में सबसे उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस समय घड़ी के 12 बजते हैं। इसी को हम लोग मध्याह्न कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे मध्य दिन, सॉरी, इसी को हम लोग अपराह्न कहते हैं, मध्याह्न अपराह्न। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान के स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतर एवं उत्तर पर सभी स्थानों का मान है, अर्थात जो ए वाला डायग्राम है वो यहां का था, वो यहां आगे का है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई हमें सर। अब एक और बच्चा है, हम मानक समय कैसे ज्ञात करते हैं, क्यों ज्ञात करते हैं, भारत के संदर्भ में अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतर से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन है। भारत में गुजरात से द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के मध्य में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। इसलिए आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर को स्थानीय समय को उस देश का मानक समय माना जाए। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाए। भारत की मानक रेखा 82.5 है। कोई आपसे पूछे भारत की मानक रेखा 82.5 क्यों है, तो आप कहोगे कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से प्रारंभ होता है। ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से प्रारंभ होता है, कहां तक, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक होता है। तो अगर इन दोनों का अगर मैं माध्य निकालूं, माध्य कैसे निकालूंगा, 68 और 97 को ऐड कर दूंगा माध्य निकालने के लिए और 2 का भाग दूंगा, तो 8 और 7 कितना होता है, 15 होता है। 9 और 6 15 और 1 16, 165 में अगर आप 2 का भाग देंगे तो बेटा जी ये 82.5 निकल कर आ गया। तो भारत की मानक रेखा को 82.5 इसलिए माना गया क्योंकि भारत की जो देशांतरीय विस्तार है उसका ये क्या है, उसका ये माध्य है, याद रखना, उसका ये क्या है, माध्य है, ठीक है। तो इसी मानक रेखा के आधार पर हम पूरे भारत के समय की गणना करते हैं। कभी भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है, वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वो लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत में इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच 2 बजे हो रहा है, तो बहु भारत में कब दिखाई देगा, 7:30 बजे। कैसे दिखाई देगा, अरे भाई सिंपल सी बात, कैसे दिखाई देगा, पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगाती है, 4 मिनट का समय लगाती है। भारत की मानक रेखा कितने डिग्री है, 82.5 डिग्री। तो बताओ अगर 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय, तो 82.5 डिग्री घूमने में कितना समय, 82.5 गुणा 4 मिनट। और 82.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 165/2 लिख सकते हैं। और ये क्या लिख दी, ये क्या हो गया, ये हो गया 4 मिनट। 165, इससे हम 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे। 165 का अगर आप 2 में गुणा करेंगे तो ये 330 मिनट आ गया।
क्या 330 मिनट में आप 60 का भाग नहीं दे पाएंगे? या तो 60 का भाग दे लीजिएगा, या आप इसी को ऐसे लिख लीजिएगा 300 प्लस 30 मिनट। 300 का मतलब कितना हो गया? 5 घंटे, और 30 का मतलब हो गया 30 मिनट। तो 82.5 डिग्री, अभी नहीं अब है ये 82.5 डिग्री पूरब। ये कहां की मानक रेखा? भारत। तो मैंने क्या कहा था, यदि किसी देश की मानक रेखा में ई लिखा है तो समय आपको जोड़ देना है, आगे बढ़ा देना प्लस। अब कह रहा है लंदन में 2 बजे मैच है, ठीक है। अगर लंदन में 2 बजे है तो हमारे देश में कितने बजे होगा? इसमें 5.5 घंटे आप जोड़ दीजिएगा। तो 2 में अगर आप 5.5 घंटे जोड़ेंगे तो ये 7:30 बज जाएगा। यही कह रहा है कबीर आलोक से कि लंदन में 2 बजे अपराह्न में मैच है और उसका भारत में प्रसारण कितने बजे होगा? 7:30 बजे होगा। कैसे निकाला? ऐसे निकाला, ठीक है। भारत ग्रीनविच से 82.5 डिग्री पूरब में स्थित है तथा यहां का समय ग्रीनविच से 5 घंटे 30 मिनट आगे। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजेंगे, भारत में कितने बज जाएंगे? भारत में 7:30 बज जाएंगे शाम के। कुछ देशों का देशांतर विस्तार अधिक है जिस कारण से वहां पर एक से अधिक मानक समय निकाले गए हैं, ठीक है। उदाहरण के रूस में सर्वाधिक मानक समय अपनाए गए हैं, 11 मानक समय है रूस में, ठीक है। पृथ्वी को एक एक घंटे के अगर 24 समय क्षेत्रों में बांटा जाए तो पृथ्वी पर प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर के क्षेत्र को घेरेगा। या इसको उल्टा क्वेश्चन पूछा गया कि पृथ्वी पर कुल कितने टाइम जोन है, तो आपसे कमेंट की अपेक्षा रहेगी कि पृथ्वी पर कुल कितने टाइम जोन है। आइएगा, ये दूसरा चैप्टर जो है ये समाप्त हो गया।